मेरा भाई जो है वो जेल की जिंदगी जी कर आया है, जेल काट कर आया है। पहली रात कैसी थी? ओए होए 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 होए। क्या मैं आपको बताऊं अली, अभी भी मैंने जिक्र किया तो मेरे गूज़बम्प्स आ गए हैं। अदालत से निकलने से लेकर जेल एंटर होने तक किस तरह से क्या हालात थे, फ्लैशबैक में ले जाए। कैंप जेल के अंदर फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में मेरी एंट्रेंस हुई है। यहाँ से आपके लिए एक मुश्किल वक्त शुरू हो गया। एट दैट टाइम मुझे लगा कि यार ये ज़्यादा, मैंने ज़िंदगी में इतना बुरा तो किसी के साथ नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, अब का पीछे का प्राइवेट पार्ट है। दुनिया भर की जेलों में ना सबसे ज़्यादा ये बात की जाती है कि जेल में ना रेप होता है। क्या पाकिस्तान की जेल के अंदर इस तरह के मामलात देखे हैं? उन्होंने रात के पिछले पहर मेरे साथ कुछ ये जो बातें हो रही थी, डकी भाई पे तशद्दुद हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मेरी डकी से मुलाकात भी हुई थी। अच्छा, वो जो कहा जाता है जेल के चप्पे चप्पे पर पैसा लगता है। डकी आम हवालातियों की तरह वहाँ पे नहीं आया। जब आप पर मुश्किल आई, सबसे पहले किस किस को कॉल की और किसने कैसे रिस्पॉन्ड किया? किसी ने हेल्प करने की कोशिश की? यार आधे लोगों ने तो फ़ोन नहीं उठाया। कोई आर्टिस्ट कम्युनिटी से मिलने आया, आफ्ताब साहब ने कॉल की हो आपसे, कोई राब्ता हुआ हो जेल में? सजाद जानी, बस वो भजन जो है ना, वो नंबर टांगे हैं। 3 महीने की जेल में, 3 महीने की कैद में सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ आपके लिए क्या थी? एक शाम को मुझे 5 बजे पता लगता है जी मेरी मुलाकात आई है। मैं जब ड्यूटी में गया हूँ, वहाँ पे एक एम्बुलेंस खड़ी थी। उस अल्लाह के बंदे को कोई ये बताए कि मेरा क्या चला गया है। दोस्तों, आज से पहले हमने अपने पॉडकास्ट के ज़रिए डिफरेंट स्टोरीज़ पर बात की, क्रिमिनल्स की लाइफ को समझा। हमने ये भी बात की कि जेल के अंदर ज़िंदगी कैसे होती है और क्रिमिनल्स जो हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ उन्हें फेस करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे मामलात भी होते हैं कि आपसे ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से आपको मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। हसीब भाई मेरे दोस्त हैं, मैंने इनके साथ काम किया। आप सबको पता है कि ये एक शो करते थे, उसमें कुछ मामलात हुए जिसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ा। हवालाती के तौर पर जेल गए, लेकिन जेल की इनकी ज़िंदगी कैसी थी, जेल में क्या कुछ फेस करके आए, जेल में इनके साथ क्या मामलात हुए, ये सब कुछ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हसीब भाई, इस टाइम पे हाइलाइट्स लोगों ने देख ली है, ऑडियंस को पता है कि हमने आज के शो में क्या क्या बातें की हैं। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं इसमें दे दूं कि आज के पॉडकास्ट के अंदर ना मैं आपसे जो जेल में आपके मामलात हुए वो पूछूंगा। मेरी ना बड़े टाइम से एक ख्वाहिश थी कि जो जेल की ज़िंदगी है, जेल के अंदर जो लोग जाते हैं क्या कुछ फेस करते हैं, वो किसी से पूछूं, मैं पता करूँ कि क्या कुछ होता है। डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने काफ़ी देखी, लेकिन एक मसला मेरे साथ था कि जो लोग अवेलेबल थे वो या तो डकैत थे, चोर थे, रेपिस्ट थे या कत्ल करके आए हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि उनको मैं अपने सामने बिठा कर पूछूं। तो मुझे मौका मिला है कि मेरा दोस्त, मेरा भाई जो है वो जेल की ज़िंदगी जी कर आया है, जेल काट कर आया है। जेल के अंदर क्या मामलात हुए और किस जुर्म की सज़ा में आप जेल गए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, ना मैं चोर हूँ, ना मैं डकैत हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह क्रिमिनल तो बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, आपकी ये ख्वाहिश अभी तक अधूरी है। ठीक है, अभी मैं जिस केसेस में गया था आपको सबको पता ही है। 2 केसेस थे। एक तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से केस था, ठीक है, जिसमें मेरे गेस्ट ने कुछ ऐसी बातें कर दी थी जिसके ऊपर उनको ऑब्वियसली उनकी नाराज़ी थी और उन्होंने एफआईए में, जब जो कि अब एनसीसीआई है, वहाँ पे कंप्लेंट की थी, एफआईआर हुई थी। और एक मोहतरमा आयशा जहांज़ेब साहिबा, उन्होंने एक केस किया था। और बस फिर उसके ऊपर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुझे बेल दी और मैं एक 2 महीने और कुछ दिन का टाइम गुजार के फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बाहर हूँ। और अभी ये ट्रायल में मामला जाएगा, इंशाअल्लाह ताला उसमें देखा जाएगा जो भी होगा। अच्छा, जिस दौरान आप जेल में थे, एक और यूट्यूबर डकी भाई जी और उनके साथ कई और यूट्यूबर्स जी जिन जी, पर भी काफ़ी लोग केसेस हैं। चल रहे हैं। एनसीसीआईए का क्रैकडाउन है, जिन्होंने बैटिंग्स ऐप को प्रमोट किया था वो पकड़े जा रहे हैं। डकी भाई पर रिमांड पे रिमांड हुआ, उसके बाद जुडिशल हो गए, जेल चले गए, ज़मानत के लिए अप्लाई किया, ज़मानत नहीं मिली। अब ये जो जेल जाते हैं, ये स्टार्ट कहाँ से मामलात होते हैं? इनको पकड़ने के लिए रेड की जाती है, रेड किस तरह से होती है, कैसे वो बचते हैं अगर वो पकड़े ना जाएं, और पकड़े जाएं तो क्या उनके साथ मामलात चलते हैं, क्या कुछ होता है? आपके साथ क्या हुआ? सबसे पहले तो आता है एनसीसीआईए। और ऑब्वियसली व्हेन इट्स अ साइबर ऑफेंस, या आप पे इल्ज़ाम हो, मतलब ऑब्वियसली ये तो कोर्ट जाके फैसला होता है केसेस का।
हवालाती, मैं तो एज ए हवालाती किया था कैंप जेल के अंदर, लेकिन अभी फ़िलहाल वापस आते हैं। पहले तो उनकी रेड होती है। अच्छा, इससे पहले कोई नोटिस हाँ जारी जी, होते हैं, नोटिस सर्व होते हैं, नोटिस सर्व होते हैं, उसका जवाब देना होता है? उसका जवाब देना होता है। और उसमें बेसिकली जो असल में एक अब आपकी क्योंकि ऑडियंस भी देख रही है इस चीज़ को, एनसीसीआईए के बारे में बहुत सारी बातें लोग करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हैं। बेसिकली वो एक अदारा है, एक एजेंसी है, जिन्होंने साइबर ऑफेंस हो गया या जितने भी आपकी इस तरह की चीज़ें हैं उनको डील करने के लिए एनसीसीआईए है। पहले एफआईए थी, अब उसका नाम एनसीसीआईए हो गया है। जब आपको एनसीसीआईए की तरफ से कोई नोटिस आता है, तो आप कोई भी बंदा, जो कि एक लाज़मी नहीं है कि वो यूट्यूबर्स को ही पकड़ते हैं, वो स्कैमर्स को भी पकड़ते हैं और उस पे इल्ज़ाम भी कुछ लोग लगा के आपको पकड़वा देते हैं और उसके बाद फिर आप जाएँ कोर्ट में केस लड़ें। आपको अगर सुनवाई हो गई इंशाअल्लाह ताला, जो कि होती है, साफ़-सी बात है, मैं इसका गवाह हूँ, मैं ये चीज़ फ़ेस करके आया हूँ और मैं बड़े खुश असलूबी से और बड़े अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अदलिया है, वो इंसाफ़ दे रहा है। ताख़ीर होती है ऑब्वियसली, क्योंकि इतने केसेस हैं, वो हसीब खान के लिए या दीगर लोगों के लिए तो अवेलेबल नहीं ना है हर वक्त, लेकिन अपनी बारी के ऊपर जब स्पेशली अल्लाह की तरफ से मंजूरी आई हो, तो अदलिया इंसाफ दे रही है। वापस आते हैं टॉपिक पे, जब आपको एनसीसीआईए या कहीं से भी, इवन के थाने से भी कोई आपको फ़ोन आता है कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है या एफआईआर है, अगर तो एफआईआर हो चुकी है तो उसके लिए बेस्ट चल ये होता है कि आप प्री अरेस्ट बेल लें और उसके बाद जाके वहाँ पेश हों, ताकि वो आप फिर उसमें अरेस्ट से बच जाते हैं। ठीक है, मेरे मामले में ये हुआ था क्योंकि मेरी जो प्री अरेस्ट बेल थी, वो पहले मैं 2 महीने प्री अरेस्ट बेल के ऊपर ही था और एक केस में मेरी प्री अरेस्ट बेल अप्रूव हो गई थी और दूसरा केस जो था उसमें मेरी प्री अरेस्ट बेल अप्रूव नहीं हुई, वो रिजेक्ट हो गई। फिर मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से जाके प्री अरेस्ट बेल ली और वहाँ से जाके फिर मेरी जो प्री अरेस्ट बेल थी वो कैंसिल हुई और उसी टाइम फिर हाई कोर्ट से ही मुझे अरेस्ट का ऑर्डर मिल गया। अच्छा, आप हाई कोर्ट से अरेस्ट हुए थे या रेड वगैरह भी हुई आपकी गिरफ्तारी के लिए? रेट्स पहले हुई थी, वो उस टाइम पे मैं बाय चांस आई वाज़ नॉट इन लाहौर, मैं घर पे नहीं था, तो मुझे बाद में फिर इत्तला मिली कि रेड हुई थी, ऐसे-ऐसे मतलब एनसीसीआई वाले आए थे और वो एक मुश्किल मरहला था घर वालों के लिए, मेरी फैमिली के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर बाद में वो आते हैं, बड़ा एक उनका जमे गफ़ीर आता है डालों-शालों के ऊपर। काला डाला वैसे ही हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक टेरर की निशानी है और बाकी उनके पास तो वाइट डाले भी हैं, तो वो मिक्स ही आते हैं और सिविल में ही आते हैं मोस्टली। तो फिर आते हैं ऐसे, फिर अब आगे आपकी किस्मत है, पकड़े जाएँ तो ठीक है, वरना जाके प्रीवियस बेल ले लें। जब आप पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए, जी। एनसीसीआईए में चले गए, उफ़! क्या मामलात हुए? पहली रात कैसी थी? ओए होए! अली यार, सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों की ना एज़ ए इंसान या एज़ ए शहरी, हमारी क्योंकि ग्रूमिंग नहीं होती, हमारी ये ट्रेनिंग ही नहीं है कि पकड़े जाना, पुलिस को फेस करना या कभी भी किसी हवालात में जाकर दिन गुजारना। अल्लाह ना करे किसी को फेस अल्लाह करना ना पड़े। करे, अल्लाह ना करे, लेकिन हम लोग ना थोड़ा-सा, मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि हम कंफर्ट ज़ोन में ज़्यादा हैं, अपनी ज़िंदगियों में ना, आम ज़िंदगी में। तो वो जो एनसीसीआई की पहली हवालात की रात थी, उसमें वाक़ई जो कहा जाता है ना कि खुदा, मतलब मेरी साँस और वो जो ताल्लुक था ना, वो बहुत ज़्यादा गहरा था उस टाइम। उस टाइम पे सिर्फ़ अल्लाह ही याद आ रहा था। ऐसा क्या हो रहा था? अच्छा, ये नहीं, मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा किसी भी अदारे के या किसी हवालात के। मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था, एक तो वो एक कमरा है, ठीक है? जितना आपका स्टूडियो है, उतना ही कमरा होगा। जहाँ पर आपके बाद डकी को भी रखा गया? मेरे पास डक्की को भी रखा गया और या मकबूल जान साहब वहाँ पे 2-3 दफ़ा रह के गए हैं, ठीक है? जब आपका रिमांड चल रहा होता है, तो फिर आपको एफआईए के मतलब हवालात में रखा जाता है। उसके बाद वो जो एरिया है, वो पता नहीं, शायद एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर बन जाता है, शायद वो लाशऊरी तौर पे नहीं होता, लेकिन वो एक टॉर्चर सेल है, ठीक है? वो शायद, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि वो जान के नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली शायद अभी उसकी मतलब रेनोवेशंस वगैरह के भी बजट नहीं होंगे या ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पे ना एक छोटा-सा बल्ब होता है, एक एनर्जी सेवर नुमा टाइप चीज़। वो जो फ़िल्मों में दिखाते हैं, ड्रामों में दिखाते हैं, ऊपर वो एक बल्ब चल रहा है, हाँ। नीचे एक मुलज़िम बैठा हुआ है। जी, 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 जी। अब उसमें ये है कि एक ऐसे सेवर आपका लमक रहा है बाहर, ठीक है? और एक हवालात है। हवालात कैसे है कि इस एंगल में आप आएँगे, ये उसकी स्टार्टिंग एंट्रेंस है और ऐसे विड्थ में फिर हवालात है। ठीक, मतलब उसमें क्या होता है कि पंखा नहीं है वहाँ पे। पंखा वहाँ इसलिए अलाउड नहीं है कि वो बाद में पता लगा हमें कि वो लोग जो खुदकुशी वहाँ करने आते के हैं, लिए, कोई खुदा बिल्कुल। ना खास्ता ऐसा कोई कदम ना उठा ले।
ठीक है, और उस हवालात के बाहर एक गेट नुमा चीज़ होती है, उसके आगे एक अस्कार रफ्ता, मेरा ख्याल से फ़िरौन के ज़माने का एक कूलर पड़ा हुआ है, ठीक है, और उस कूलर में पानी नहीं होता, अच्छा। सिर्फ उसका जो फ़ैन है। और यार अली, मैं सीरियसली मैं दाद दूंगा उस फ़ैन बनाने वाली कंपनी को, जिसने भी वो बनाया था। बखुदा तेज़ बारिशों में, तेज़ आंधियों में वो पंखा चलता रहा है। वो एक दिन भी ना, यानी कि मुझे वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्या थी, मैं कहता था चलो हवा का एक ही सोर्स है वो पंखा, अगर वो बंद हो गया तो क्या होगा। भाई वो पंखा नहीं बंद हुआ, मेरा रिमांड हो गया, डक्की का रिमांड हो गया, सब लोगों का हो गया, लेकिन वो पंखा आज भी चल रहा है। लाइट जाती थी? लाइट जाती थी एनसीसीआई की बिल्डिंग में, मतलब यूपीएस वगैरह मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है, और जब लाइट जाती थी तो फिर वो पिंग ड्रॉप साइलेंस और पूरी रात। अब उसमें सीन ये होता है कि एक उस हवालात के अंदर ना 20 से 22 लोग, और जिन दिनों में मैं पकड़ा गया था, कोई अल्लाह वालों ही ना, कोई सोशल मीडिया या ओवरऑल कोई वबा फैली हुई थी कि हर बंदा पढ़िया जा रहा सी, ठीक है, तो वो रोज़ रात को तकरीबन लेट नाइट एकदम आवाज़ खुलनी। और वो जब आवाज़ खुलती है ना, तो आपको डर ये लगता है कि आपसे इन्वेस्टिगेट करने तो नहीं आ गए, ठीक है, क्योंकि उनकी टाइमिंग्स कुछ नहीं है ऑफिसर्स की। और जितने हमारे ये आईओज वगैरह हैं, ये बात तो कंफर्म्ड है कि दे आर एजुकेटेड पीपल, ठीक है, वो एम कोई छपड़ी बंदा नहीं है वहाँ पे बैठा हुआ, वो एक मेरिट के ऊपर बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। ऑब्वियसली आईटी का काम है। एक तो आईटी का काम है, ऊपर से वो लाइक दे आर वेल ट्रेंड, इनकी ट्रेनिंग वगैरह भी होती है। अब अच्छा होता क्या है कि रात के पिछले पहर जब आपका कोई नया बंदा आता है ना, तो आप हवालात में बैठे जो पुराने, जिस तरह मैं वहाँ पे सीनियर हो गया था, मुझे वहाँ पे जब मैं गया था तो उस टाइम 4-5 लोग थे या 7-8 लोग होंगे। अब उसी रात 2-4 लोग और आए, अगले दिन सुबह के टाइम 6-7 लोग और आए, करते 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 2 से 3 दिन में ना वो कमरा 20-22 लोगों से भर गया, ठीक है। अब उसमें मैं ये चाहूँगा कि अगर तो ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट ये मेरा क्लिप सुन ले, मेरी उनसे गुजारिशात हैं 1-2, ये एक्सपीरियंस करने के बाद। हम गुनाहगार हैं या बेगुनाह है, ये फ़ैसला तो बाद में इंक्वायरी में होता है, जब आपका आईओ तहकीक करता है या कुछ भी करता है। कम से कम वहाँ पे 1-2 चीज़ें जो है, एक तो उसके वॉशरूम में उसका कमोड सही करवा दें, ठीक है। वो कमोड भी मेरा ख़्याल से कोई 2000 साल पुराना कमोड है, ठीक है, जो कि टूटा हुआ है, ठीक है। हम लोग जब वहाँ गए थे तो मैं उस टाइम पे मतलब नमाज़ी तो नहीं था इतना पक्का, वो तो ये तो आगे कैंप जेल के वाक़यात हैं, वो जाके बताएँगे कि अल्लाह से राब्ता कैसे कायम हुआ। उस हालात में जाके दिल किया कि नमाज़ पढ़ी जाए। अब मेरे पे मुश्किल वक़्त आ गया है, तो मुझे अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक, मैं अगर बेगुनाह हूँ, तू दिलों के करीब है, तू सब जानता है, मुझे इस मुश्किल से निकाल। वो वॉशरूम जो था ना, बहुत अज़ियतनाक वॉशरूम था, और वो वॉशरूम के अंदर भी लाइट नहीं है, ठीक है। अब मसला ये है कि रात के टाइम अगर आपने वॉशरूम जाना है, तो यू जस्ट कैन डू वन थिंग, कि आपको आइडिया होना चाहिए कि इतने कदमों के बाद यहाँ पे अंदर मुड़ के लेफ़्ट साइड पे कमोड लगा हुआ है, यहाँ पे एक टूटी नुमा चीज़ है। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि एक टूटी नुमा चीज़ है, जिसको आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं खोलूँगा तो उसकी पानी की धार का प्रेशर इतना उल्टा आएगा कि वो आपको गीला कर देगा, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट से, मेरी स्पेशल मरियम बीबी से रिक्वेस्ट है, उसके बाद मेरी अज़मा बुखारी साहिबा से रिक्वेस्ट है, और क्योंकि ये अदारा वफाक के अंडर आता है, तो प्लीज़ हमारे मोहसिन नकवी साहब या जो भी हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रा देख लें। एक तो हम जैसा बंदा जो कि गुनहगार ना है या है, जो भी है, जो कि इल्ज़ाम है ना, बेसिकली आप पे कंप्लेंट हुई है तो वो एक इल्ज़ाम है। सर वो इतनी अज़ियत थी कि उस अज़ियत के अंदर सिर्फ दिल ये कर रहा था कि कोई फ़रिश्ता आके हमें निकाल दे। जब हमारे आईओज़ आके हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए ऊपर लेके जाते थे ना, तो वो लम्हात हमारे लिए जन्नत के लम्हात होते थे, ज़िंदगी जीने के लम्हात होते थे, कि ऊपर जाके पानी मिल जाएगा, एटलीस्ट ऊपर जाके हम हवा में बैठ जाएँगे, वॉशरूम मिल जाएगा। मैं जब जाता था, मैं आईओ से पहली रिक्वेस्ट ये करता था कि प्लीज़ मैं वॉशरूम यूज़ कर लूँ। और मेरी शक्ल देखते थे, वो कहते थे जहाँ जाओ कर लो, नीचे नहीं तुमने यूज़ किया। तो मैं आगे से उनको जवाब भी दे नहीं पाता था, वो इतना प्रेशर होता है ना इंसान के ऊपर। तो बस मतलब बहुत मुश्किल लाइफ है। खाना मिलता है वहाँ पर? नहीं, खाना नहीं मिलता। वो फैमिली? आपको खुद ही आपकी फैमिली अगर आपको फाइनेंस करती है, उस पर उनको कोई इतराज़ नहीं होता। आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा मुलाकात करने आते हैं, वो ऑब्वियसली टाइमिंग्स हैं, 2 टाइम मैक्सिमम आप खाना पहुँचा सकते हैं। मुलाकात नहीं होती, फिर उसमें ये होता है कि घर से कोई बंदा खाना पकड़ा के चला गया है और वही खाना आप तक आके पहुँच जाता है। इंटेरोगेशन जब होती है वो पूछते हैं कि ये किया या मोबाइल किधर है, इन्फॉर्मेशन लेते वो हैं सारी अपने चीज़ें केस के उनके पास। एविडेंस जो लेते हैं। जी, 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 जी। तो इंटेरोगेशन का तरीका क्या है? ये जो बातें हो रही थी, डकी भाई पे तशद्दुद हुआ, ये हुआ, वो हुआ,
असल में ऐसा कुछ होता है? नहीं, गैर इंसानी रवैया नहीं होता, ठीक है। अब इंटेरोगेशन करने वाला ऑफिसर पे डिपेंडेंट होता है इंसान उस टाइम पे, बेसिकली किस एरा ऑफ माइंड से वो आया है उस टाइम, किस परेशानी से आया है घर में या ओवरऑल ऑफिस का क्या प्रेशर है, वो चीज़ें। मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार धाड़ ऐसे नहीं होती, ठीक है। हाँ, आपको प्रेशराइज करने के लिए एक कदी चंड जे पै जाए, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। वो जब आप क्योंकि मसला ये है ना, जब आप पकड़े जाते हैं ना, जब आपको अरेस्ट किया जाता है, उस टाइम पे आपको पता नहीं होता, आपके अंदर जो आपकी थिंकिंग पावर होती है वो बिल्कुल एकदम डेड हो जाती है। आपको वसवसा भी आ रहा होता है, आपको खौफ भी आ रहा होता है, और फिर आगे जो दाएं बाएं के लोग हैं ना, जो उस हालात के अंदर होते हैं, वो आपको समटाइम समझा रहे होते हैं, समटाइम आपको बहका रहे होते हैं कि वो ऐसे ना करना, वो जब बोलें तो यूं करना, उनको यूं जवाब देना। अब ये सारी बातें आपके जहन में होती हैं, जब आपको आईओ ने ऊपर बुलाया है, ये सारी बातें आप भूल जाते हैं। वो जो एक स्ट्रक्चर होता है ना बिल्डिंग का, ऑफिस का, फिर दूसरा एनसीसीआई की जो बिल्डिंग है, वो एज कोई इतनी वेल इक्विप्ड और वेल वो नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है। मुझे तो बाद में पता लगा कि शायद उनके किराए शराए भी जो हमसे वो 2-3 महीने के देने हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ऐसी बिल्डिंग है जो अभी मतलब शायद रेनोवेशन वगैरह के मराहिल में आएगी। वो एक सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना और ये करना, वो जो आईओस जहाँ बैठे हुए हैं, फिर जहाँ पे इंस्पेक्टर्स वगैरह बैठे हुए हैं, डिफरेंट एम्बियंस है। तो हथकड़ियाँ लगाकर पूछते हैं, क्या करते हैं? कड़ियाँ उस टाइम लगती हैं जब आप अरेस्ट होते हैं, फिर जब आप हवालात के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद जब आपको अगले दिन रिमांड पे पेश करना होता है, तो आपको वेस्ली हवालात से निकलते ही वो हथकड़ियाँ लग जाती हैं। और मुझे जो हथकड़ी लगी थी फर्स्ट टाइम, वो ऐसी हथकड़ी थी कि वो मुझे पता नहीं था कि हथकड़ी है, और इसको लगाने की वो ब्लैक रंग की थी। मैंने फिल्मों में, क्योंकि हम लोगों ने फिल्म में देखी होती हैं हथकड़ियाँ वगैरह। अब वो हथकड़ी मुझे जिसने लगाई, वो इंस्पेक्टर साहब थे, तो वो ना मेरा हाथ उस टाइम पे यूं था, इतना गैप था, मैं उसको खींच रहा था। मुझे जब लाइक हल्की सी इचिंग हो रही थी ना हाथ के ऊपर कि ये टाइट हो गया है, तो वो उतना ही मेरा हाथ टाइट हुए जा रहा था। वो हथकड़ी इतनी मतलब वो जदीद किस्म की हथकड़ी थी कि उसको जितना खींचेंगे ना आप, वो उतनी ही टाइट हो जाएगी, जकड़ जाएगी। जकड़ी जाएगी। फिर उसको मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये सर मुझे तंग कर रही है, मैंने अपने आईओ से रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा यार इसको तुमने खींचना नहीं है, जहाँ पे हाथ की स्पेस है उसको वहीं पे रखो, जितना इसके साथ जोर आजमाई करोगे ना उतने जकड़े जाओगे। तो फिर वो उस टाइम पे हथकड़ी लगती है। फिर आपको जब अदालत पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट साहब के पास, फिर उस टाइम तक आपको हथकड़ी, आप हैंडकफ्ड ही होते हो, वहाँ से जाना और फिर वापस आना, आप हैंडकफ्ड ही होते हो। अच्छा, हम आपके केस पर तो बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़ेर समाअत है। जी। अदालत में गए, जुडिशल हो गए, जेल जब जाते हैं तब क्या मामला देखे? स्टार्ट से बताएं, अदालत से लेकर जेल पहुंचने तक क्या कुछ हुआ? उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जुडिशल हो गया, ठीक है। रिमांड पहले चलता है, इन्वेस्टिगेशंस पूरी होती हैं। जब रिमांड चल रहा होता है दिल में क्या आ रहा होता है कि अल्लाह करे जुडिशल हो जाऊं, यहाँ से निकल जाऊं? अच्छा, मैं तो सही बताऊँ अली भाई, इसमें जेन्युइन चीज़ ये है कि मुझे तो पता ही नहीं था, और मेरे जैसे कईयों को नहीं पता होता कि रिमांड क्या होता है और जुडिशल क्या होता है। हम लोग सुनते हैं ना फिजिकल रिमांड, तो यही होता है वहाँ पर जैसे छितर पड़ने, ये होना है हाँ। फिजिकली आप वहाँ पर हैं, और रिमांड में जो है वो टॉर्चर होना है। ये बातें बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। अब मेरे ख्याल से केसेस की नौयत है। साइबर के जो केसेस हैं, मेरा ख्याल से उनको इतना ज़्यादा रफली ट्रीट नहीं किया जाता। मेरा क्योंकि हम ये ऑफेंस है ना, मतलब मेरे पे जो लगा था वो 21-24 था, वो एक ऑफेंस है पीका का, ठीक है। अब वो जिस दिन मेरा जुडिशल हुआ, तो मैं आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे यानी कि ना वहाँ पे आवाज़ आ जाती है ना लोगों की, वो लोग मुझे दुआएं भी दे रहे थे। फिर वहाँ का जो एनसीसीआई का एक हवलदार है, जो पुलिस वहाँ पे सिक्योरिटी पे होता था रात को, XYZ उसका नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा, पता नहीं ऑफिशियली अलाउड है कि नहीं। वो अल्लाह ज़िंदगी दे उसको, उसने हमारी बड़ी खिदमत की। वो रात के टाइम ना हम उससे चाय मंगवा लिया करते थे, ठीक है। तो उसके पास मोबाइल था, वो चाय मंगवा दिया करता था हमें, और फिर उसकी कोई थोड़ी बहुत जो खिदमत हमने करनी थी वो करते थे। वो एक रात पहले मुझे उसने दुआ दी कि तुझे तेरी ना सुबह बेल हो जाएगी, ठीक है। अब यकीन करो मैं उस दुआ पे इतना ज़्यादा डिपेंड कर गया, मैंने कहा लो जी इंशाल्लाह ताला। और मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी दाएं बाएं से भी ना, क्योंकि थोड़ा सा मैंने वहाँ पे हिम्मत की, मैंने लोगों की सेवा काफ़ी की, वहाँ पे लोगों को खिला खिलू दिया जिसका पीछे कोई नहीं आ रहा था। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो बदीन से आए हुए थे। अच्छा, वहाँ पर आपके साथ जो हवालात में थे, किस किस केसेस में आए हुए थे? उसमें यार एक तो ये आजकल ना OTP के ऊपर केसेस चल रहे हैं। हाँ, ये स्कैम और कॉल सेंटर। जी 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 जी। एक तो मैंने आपके प्लेटफॉर्म के तवसत से ये चीज़ें सीख के आया हूँ, तो मुझे लगता है ये मेरे पे फ़र्ज़ है मैं आगे लोगों को गाइड कर दूँ। इसमें मैं ऐड करता जाऊं, ये जो पॉडकास्ट का मकसद है, एक तो आपकी लाइफ लोगों के लिए ये एक सबक हो जी जी। कि
अगर कोई इस तरह का काम करेंगे, बेशक इल्ज़ाम है या गुनाहगार हैं, हाल क्या होता है, इसके अलावा अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पे मुझे ऑनलाइन बुली कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, किरदार कशी कर रहा है, या XYZ किसी लड़की को कर रहा है, किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, तो NCCI ये जो काम कर रही है वो हमारे लिए कर रही है। पॉजिटिव मैसेज है ये, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब इसमें 2 चीज़ें मैं आपको ना, आपका टॉपिक क्या था वो आप याद रखिएगा। मुझे जो चीज़ें पता लगी एनसीसीए जाके, उसमें 2 रिक्वेस्ट, 2 गुज़ारिशात। एक तो पहली ये है कि हमारे यहाँ लव अफेयर्स, मोहब्बत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है? यूनिवर्सिटी लेवल्स के ऊपर, प्रोफेशनल लेवल्स के ऊपर आप लोगों का मोहब्बत हो जाती है, आपस में उनसीयत हो जाती है, नंबर शेयर्स हो जाते हैं, फिर आप लोगों की चैट्स चलती हैं, ठीक है? अब उस चैट्स के अंदर फरते जज़्बात में एक टाइम आता है जब आप लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, डिमांड्स होती है ना न्यूड्स भेजने की, वो खुद बात करते हैं NCCI ठीक वाले। है? अब उसमें क्या होता है कि जब आप रिक्वेस्ट करके कोई चीज़ मंगवाते हैं या भेजते हैं, देख के डिलीट कर दूंगा, देख के डिलीट कर दूंगा। नहीं करते। एक तो डिलीट नहीं करते, दूसरा ये है कि बदबख्त बाद में उसको ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ करते हैं, शेयर कर देते हैं दोस्तों के साथ। उसी पे मैं आ रहा हूँ कि जब आप वीडियो शेयर करते हैं ना, तो ये एक ऑफेंस बन गया। इस पे दफ़ा लगती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 20-21-24, ठीक है? अब वो दफ़ा ऐसी है कि मैंने कैंप जेल के अंदर इतने इतने तगड़े हट्टे कट्टे नौजवान देखे हैं, इतने इतने हैंडसम लड़के, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करें, उनको हिदायत दे। वो अरसा 1.5 साल से, अरसा 12-12 माह से वो कैंप जेल के अंदर है, उनकी बेल नहीं हो रही, ठीक है? अब वो स्टैचुरी बेल जो होता है ना, 1 साल गुजारने के बाद उसके ऊपर आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट की जाती है, माफ़ी की है, जो भी होता है, वो उस पे बैठे हुए हैं। तो ये जो मोहब्बतें चल रही हैं ना, इस मोहब्बत में ना 2-3 चीज़ें लॉक कर लें कि एक तो मोहब्बत में आपने गुफ्तगू करनी है एक तमीज़ के दायरे में रहते हुए। दूसरी बात ये है कि जब तक आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी पाक रिश्ते की, जो कि निकाह है, या कोई कमिटमेंट ऐसी नहीं है, तब भी उसके बावजूद भी मेरा ख्याल से कोई साइको ही होगा जो फ़ोन पे आपकी न्यूड्स मंगवा रहा है। अच्छा, मैं तो उन लोगों को भी मैसेज देता हूँ, मैंने कई बार अपने पॉडकास्ट में जब भी इस टॉपिक पे बात करता हूँ, कि हमें वो लड़का हो या लड़की, कोई ऐसी पिक्चर लेनी ही नहीं चाहिए अपने फ़ोन में जो फैमिली के सामने ना देख सकें। ऑब्वियसली जब आप अपने बाप के साथ शेयर नहीं कर सकते, आपका बाप देखेगा। अब वहाँ पे एनसीसीआईए में इतने इतने केसेस आते थे यार, हमारे सामने की बात है, खुदारा 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 कोई कहे ना कि मुझे तुझसे इश्क है, वो मैं बहुत पाकीज़ा इश्क करता हूँ। अगर वो पाकीज़ा इश्क करता है ना, तो वो हरामज़ादा आपसे वो तस्वीरें या गंदी जो मवाद है वो क्यों मंगवा रहा है? कभी भी नहीं। ठीक है? और अगर आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, और अगर आपको ये डर है कि मैंने ना भेजी तस्वीर तो ये मुझे छोड़ देगा, तो बहनों, भाइयों, जो लड़का है या लड़की है, खुदा की कसम उस बदबख्त को छोड़ दें। आजकल ये जितनी हरामज़दगी चल रही है, पता नहीं ये वर्ड्स आपके प्लेटफॉर्म पे अलाउड हैं, नहीं अलाउड होंगे तो खुल बीप के लगा कहना दीजिएगा। चाहिए, जैसे ये लोग हैं ना जो इस तरह की हरकतें करते हैं, वो जलील लोग हैं। सर उसके बाद फिर 1-2 और केसेस मैंने देखे जिसका शायद जिक्र मैं यहाँ नहीं करूँगा, ब्लास्फेमी केसेस, ठीक है? वो भी वहाँ पे आए हुए थे। हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा, साइबर स्पेस पे किसी ने कोई क्राइम किया है और उसे लगता है कि उसने डिलीट कर दिया है, डाटा रिमूव कर दिया है, सब कुछ उसने रीसेट मार दिया है, जी। NCCI रिकवर कर लेती है डाटा? सर दे आर वेल इक्विप्ड और बड़े टेक्निकल लोग हैं, सब कुछ रिकवर हो जाता है। और ये तो मैं आजकल मैं बाहर आके मैंने क्लिप्स भी देखे हैं। वैसे मतलब इसके लिए यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्सएप का डाटा या आपके मोबाइल से खींची हुई कोई भी तस्वीर वो कभी भी डिलीट नहीं होती, वो रिकवरेबल रहती है। तो ये व्हाट्सएप चैट्स हों या जितना भी डाटा हो, ये सब रिकवर हो जाता है। और ये लोग बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा आते हैं अदालत से जब आपकी बेल जो है अच्छा, वो आपने रिजेक्ट हो बात नहीं जाती आना, है। आपका जो चैनल है ना माशाल्लाह वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं देखता रहता हूँ। मुझे माई फेवरेट। इवन कि मैंने ये जो 1-2 अभी हादसात हुए हैं उसके ऊपर मैंने अगर कोई कॉम्पिटेंट इंटरव्यू देखा है तो मैंने वो तेरा ही देखा है, गोगी भट्ट साहब के साथ, और सॉरी ये तीफी भट्ट वगैरह के साथ, जितने भी तुम्हारे मामलात थे, अच्छा इंटरव्यू था। नहीं, मेरे मामलात उनके थे, मैंने रिपोर्ट किया आपने रिपोर्ट किया ऑब्वियसली, वही वही वही, डर क्यों गए हो? कोई मसला नहीं है, यही काम कर रहे हैं। CCD बहुत एक्टिव है भाई। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह सबके लिए। अदालत से जब आपकी बेल रिजेक्ट हो गई, अदालत से निकलने से लेकर जेल एंटर होने तक किस तरह से क्या हालात थे, फ्लैशबैक में ले जाएं। अच्छा, फ्लैशबैक में जाते हैं, वो दिन तो अल्लाह ना ही दोबारा दिखाए। मेरी क्योंकि हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई थी तो पहले मैं FIA आया, FIA में वही इन्वेस्टिगेशन हुई। मेरा पहला रिमांड 5 दिन का हुआ, उसके बाद सेकंड रिमांड मेरा 2 दिन का हो गया, उसके बाद 1 दिन मैं वो जो हवालदारी रिमांड होता है उसके अंदर रहा, और 9वें दिन मेरा जुडिशल हो गया। जुडिशल के लिए सुबह सुबह मुझे जब बंदा लेने आया उसने मुझे कहा जी आओ जी सी भाई मुबारक होए। अब वहाँ पे
जब मुबारकबाद देते हैं ना हवालात के अंदर, छोटी हवालात जो है, उसमें उसको समझा जाता है कि जुडिशल हो गया ना, ये मुबारक हो आपको कि अब आप जेल चले जाएंगे, कैंप जेल चले जाएंगे, वहाँ ज़रा ज़िंदगी नॉर्मलाइज्ड है आपको, वो खैर मैं सबसे गले मिलना शुरू हो गया। मुझे लगा मेरी बेल हो गई है, ठीक है, और मैं घर जा रहा हूँ। वो जैसे ही मैं सबसे गले मिला, उन्होंने भी आगे से, वो बंदा बड़ा कोऑपरेटिव था, उसने कहा हाँ हाँ मिल लो, तुसी केड़ा मतलब इश्तेहारी है वाला, माफ़ी दवे, गलती नाल आ गए इत्थे, कोई गल नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कहा यार ये क्या बात कर रहा है। मैं बाहर निकला हूँ, तो मैंने उसे कहा, मैं कहा मेरी वाइफ आई है लेने के लिए या मेरा भाई आया होगा, तो उसने मुझे कहा कि नहीं नहीं, आपको हम कैंप जेल लेके जा रहे हैं। हथकड़ी लगाई फिर? उसने मुझे हैंडकफ कर दिया। जब उसने मुझे हैंडकफ किया, उस टाइम के लिए मुझे उसने बता दिया कि मुझे ऐसे कैंप जेल लेके जाया जा रहा है। ओए होए, आई स्टार्टेड क्राइंग ओवर देयर। मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने कहा प्लीज़ मुझे कैंप जेल ना भेजो। उसने मुझे कहा कि यार आप पढ़े लिखे आदमी हो, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, आपको ऐसे ऐसे ऑर्डर्स हैं, मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर है, आपको जाना पड़ेगा, आपका जुडिशल हो गया है। अब वो सबसे बड़ी मेरे लिए अजियत ये थी कि एक तो मैं हैंडकफ था, और ऊपर से एक बच्चा वहाँ खड़ा हुआ ना मेरी तस्वीरें लिए जा रहा है। जब हम एनसीसीआई की बिल्डिंग से बाहर निकले हैं ना, अब वो तस्वीरें ले रहा है, और मुझे डर ये है कि ये सोशल मीडिया पे अपलोड ना कर दे। तो मैंने उसको इशारा किया, मैंने कहा इसको अपलोड ना करना। एक तो मुझे इज्जत प्यारी थी, और दूसरा जो मुझे साहब उस टाइम जुडिशल करवाने लेके जा रहे थे, उन्होंने इन ड्राइव के ऊपर से रिक्शा मंगवाया, ठीक है। और मैं एक ना क्रेडिट होता है कि आप चलो पुलिस वैन में गए हैं या आप हैंडकफ्ड हैं, ठीक है ना, साफ़ी के लिए बड़ी क्रेडिट की बात होती है कि ठीक है यार, मुश्किल वक्त भी है तो अल्लाह ताला निकाल देगा इंशाल्लाह, ये आजमाइश है। मौसूफ ने रिक्शा मंगवाया, और मेरी बुरी किस्मत ये है कि रिक्शा भी अस्कारे रफ्ता, ठीक है, वो बाबा जी मेरी शक्ल देख रहे हैं, मैं बाबा जी की शक्ल देख रहा हूँ, और उसके साथ जो असिस्टेंट साहब थे वो मुझसे कह रहे हैं हसीब भाई, वो क्योंकि वहाँ से निकलने से पहले आपकी तलाशी होती है, तो उन्होंने पूछा आपके पास कितने पैसे हैं। मेरे पास उस टाइम मेरे ख्याल से 16-17 हज़ार रुपये था, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा, वो खैर उन्होंने पैसे में, उन्होंने कहा मैं आपको वहाँ जाके दे दूँगा, ठीक है। मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच। अब वो रास्ते में उनसे ऐसी रफ़ाकत हो गई असिस्टेंट साहब से, कि उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या होता है जुडिशल ना? तो कहता है जुडिशल का मतलब है कि ऐसे 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 अब आपको कैंप जेल में रखा जाएगा, और जब तक आपका केस की बेल नहीं होती आप यहाँ रहेंगे। ओके, अब आते हैं जी हम कैंप जेल, ठीक है जी। पैसे आपको मिल गए 17,000 जो आपके थे? मिल गए थे, हाँ मिल गए थे। अब उसका भी एक मैं बता रहा हूँ कि वो क्या हुआ। मैंने खुद उस असिस्टेंट को कहा कि भजन ये किराया मैं पे करना चाहता हूँ अपनी खुशनुदी के साथ। तो उसने मुझे कहा नहीं नहीं सर कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। खैर वो मैंने अंकल को 500 रुपया था, पता नहीं क्या था, मैंने उनको दे दिया, ठीक है। अब कैंप जेल के अंदर गए, वो जो उनका मेन गेट है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी वहाँ नहीं गए थे, तो वहाँ पे जाते ही एक तो जो हमारे दोस्त हैं ना पुलिस एहलकार, मैं बड़ी इज्जत और बहुत एहतराम के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनके डायलेक्ट के ऊपर ना इनकी स्पेशल कम्युनिकेशन क्लासेस करवाई जाए, ठीक है। वो उनका अंदाज़े बयां और वो जो अंदाज़े मुखातिब था वो इतना बुरा था ना, ओए मौलवी इधर आए, ठीक है। मैं अब डर गया, मैंने कहा मैं ये मौलवी छोड़ो, मैं कहा जी सर, बैग पकड़ा। अब वो बैग में ना मुझे ना बेसिकली डेंटल इश्यूज़ हैं 2-3 ना, तो वो जो डेंटल फॉसिल्स नहीं होते, मेरे पास वो पड़े हुए थे, वो जिसमें वाइट रंग के होते हैं, जिसमें एक धागा लगा होता है। उसने जो चीज़ें नहीं लेके जानी थी वो रख ली, बाकी उसने कहा जाओ जी अंदर। अब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये डेंटल फॉसिल्स भाई वापस कर दे, ये तेरे किसी काम के नहीं है। मैं कहा तुझे पता है तो इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। कहना चल चल आगे हो, वो आगे क्योंकि रश होता है। अब खैर हम अंदर चले गए हैं, और कैंप जेल के अंदर फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में मेरी एंट्रेंस हुई है। अच्छा। अब वहाँ पे एक जगह है कैंप जेल के अंदर एंटर होने के बाद, जिसको कहा जाता है ड्यूरी या डूरी, ऐसे कुछ इसको कहते हैं। अब वो जगह वो है जहाँ पे तमाम हवालातियों को और कैदियों को स्टार्टिंग पे जब वो एंटर होते हैं तो वहाँ बिठाया जाता है ज़मीन के ऊपर। यहाँ से आपके लिए एक मुश्किल वक्त शुरू हो गया, ठीक है। और अब क्योंकि मेरे साथ मेरा वो एनसीसीआई का बंदा था असिस्टेंट, तो उसने रिक्वेस्ट की उनसे कि यार ये एनसीसीआई का साइबर का केस है, और उन्होंने कहा जी इसको एंटर करवाना है। उन्होंने कहा जी वेट करें, वही जो मेरिट होता है इंतज़ार करने के बाद। अब मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ, और मेरा कुछ गेटअप ऐसा है कि मतलब थोड़ा सा ना, मुझे थोड़ा सा बोल्ड गेटअप है मेरी बियर्ड मोस्टली गोल्डन होती है, ठीक है। और उन दिनों में रंग शंग थोड़ा सा साफ था, अपना यूट्यूब अच्छा चल रहा था,
ठीक है, पैसे भी अपने पे लगा रहे थे स्किन और पॉलिशिंग बाहर में। भी नहीं जा रहे थे ना, हवालात में थे, धूप भी नहीं पड़ती हाँ, थी। धूप भी नहीं पड़ती थी, ठीक है। और जब मैंने 5-6 दिन बाद एनसीसी ऐसे मेरा जुडिशल हुआ ना, तो मैंने उनसे कहा, मैं मुँह धो लूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, धो ले। मैं मुँह धो के अपनी तरफ से कैंप जेल गया हूँ कि चलो ठीक है, अल्लाह खैर करम करेगा। वो ना मैं ज़रा थोड़ा-सा पता नहीं उसको क्या हुआ, वो जो नीचे बैठे हुए थे ना हवालाती और कैदी, उन्होंने हूट करना शुरू कर दिया मुझे। ओए इन्हू कित्थों फड़ के ले आए हैं, केड़े बॉर्डर तो फड़े है। अब आई वाज़ एस्टोनिश्ड एट दैट टाइम। मैंने कहा यार ये मुझे हूट कर रहे हैं, ये मेरे हक में जा रही है चीज़ या मेरे खिलाफ जा रही है। अब वो मेरा जो असिस्टेंट है साथ, वो कह रहा है खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। मैंने देखा थोड़ी देर बाद वो कह रहे ने गोरा है या अफगानी है की है, इन्हू क्या पंजाबी बोल के विखाए। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा की मसला तुहानू है? मैं कहा मैं तुहाडे वर्गा ही हैगा। तो दे स्टार्टेड लाफिंग और वहाँ पे ना उनको कहा अच्छा ठीक है तू तो साडे वर्गा ही है, चवल जिहा फलाना ढिमकान। मैं कहा यार ये अजीब ही बातें कर रहे हैं। वहाँ से डर बैठना शुरू हो गया कि यार अल्लाह खैर करी, अच्छा, क्या होगा? ऑफिसर ने आपको गाइड किया था कि जेल के अंदर कैसी लाइफ होगी, किस तरह से नहीं, डील करना इतना नहीं कर मामलात सका, को? इतना नहीं कर सका वो। और वो एक हद से ज़्यादा करना भी नहीं चाह रहा था शायद, ठीक है। ऑफिसर नहीं था, डेट वाज असिस्टेंट जो मुझे छोड़ने आया था वहाँ पे। और उसके लिए भी मैं उसका बड़ा थैंकफुल हूँ। अब सीन ये हुआ कि तलाशियों का एक लामुतनाही सिलसिला आगे शुरू होना था जिसका मुझे पता नहीं था। अब खैर ड्यूरी से फर्स्ट टाइम जब आप कैंप जेल के अंदर एंटर करते हैं, तो मेरा ख्याल से ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरी एक एनालिसिस भी कह लें इसको, कि आप ज़िंदगी में जितने मर्ज़ी बड़े फन्ने खां हों, फ़लाँ इश्तिहारी हों, वो जो गेट डिज़ाइन किया गया ना ड्यूरी का, वो हाफ गेट है। झुक कर जाना है। सर वो जब आप झुकते हैं ना, तो आप अपनी अना, अपनी ईगो, अपनी इज्जत सारी झुका के जाते हैं अंदर। ये एक सिग्नेचर है फर्स्ट टाइम कि आप मिट्टी हो चुके हैं यहाँ पे आके, ठीक है। आपके साथ अब हवालाती हैं या कैदी हैं, ये एक बात की बहस है। उसके बाद मरहला आया तलाशी का। ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम किसी ने मेरा औज़ारबंद ना खोला, ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी किसी को खोलने दिया। अब वहाँ एंटर हुए हैं और वहाँ पे तलाशी हो रही है। पहले तो पता नहीं था कि यहाँ पे जूती चेक करवानी होती है। मैं गलती से आगे चला गया, तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, ओए पीछे जाओ, चेक करा के आ। उन्होंने मुझे कुछ और कहा, तो मैंने इसको यूफमाइज़ कर दिया, ठीक है। अच्छा नहीं लगता पॉडकास्ट के अंदर। मैंने बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग के ऊपर प्लीज़ इनको करवाएं। खैर जूती मैंने चेक करवाई, जूती चेक करते हैं कि आप जूती में कुछ लगा के तो नहीं लाए। उसके बाद अंदर वापस आए दोबारा, और उसके अंदर वो फिर आपकी शर्ट ऊपर करके, मैंने क्योंकि ट्राउज़र और टी शर्ट पहना हुआ था बैगीज़, और वो तो उन्होंने टी शर्ट ऊपर करवाई, और उसके बाद उन्होंने मेरा नाड़ा खोला औज़ारबंद, और उसके बाद उन्होंने पूरे जिस्म के अंदर मेरे हाथ मारा। वो जो एक इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था उसने ग्लव्स पहने हुए थे, और वो जब मरला हो रहा था ना, एट दैट टाइम मुझे लगा कि यार ये ज़्यादती है। मैंने ज़िंदगी में इतना बुरा तो किसी के साथ नहीं किया कि इज़्ज़त की ना वहाँ धज्जियाँ उड़ गई थी। दैट वाज अ वेरी टफ टाइम। और फिर क्योंकि शायद उनकी ड्यूटी का ये हिस्सा है या जो भी है, मैं अच्छा, इसका उसको पर्पस भी इसलिए है ना कि आप अपने बॉडी पार्ट के अंदर कोई चीज़ छुपा कर ना लेकर जा रहे हो। उसमें फिर, लेकिन वो वही कह रहा हूँ ना कि डिपेंड करता है ना, इनको पता तो होगा ना कि कौन सा केस कहाँ से आ रहा है। मतलब अब अगर साइबर क्राइम का केस है तो उसको आप उस तरह मिस डील तो नहीं ना कर सकते। खैर किस्सा मकसद ये है कि उसके बाद जब वो हाथ आगे से तलाशियाँ, उन्होंने वो जो मेरे प्राइवेट पार्ट्स हैं वो सारे फरोल लिए आगे से। उसके बाद एक टर्म है, उसे कहा जाता है, सॉरी फॉर द वर्ड, इफ़ यू अलाउ मी तो आई कैन से, वरना आप एडिट कर दीजिएगा। उन्होंने कहा इनका कड़ा चेक कर, ठीक है। अब घड़ा आपका पीछे का प्राइवेट पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर वो घड़े, उसे कहते हैं घड़े में उंगली मारना। वो चेक करते हैं ओबियसली, वो आप वाली बात कि आपकी मनशियात, क्योंकि वहाँ पे जो पुराने कैदी हैं जब वो ज़िला कचहरी तारीख पे जाते हैं ना, तो वो वहाँ पे आते हुए अपने साथ आइस, चरस और इवन के मोबाइल तक लेके आए हैं। वो एक छोटा मोबाइल आजकल आया हुआ है, फिंगर मोबाइल, ट्रस्ट मी, वो अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर मोबाइल रख के ले आए हैं, ठीक है। और हालांकि वो कैंप जेल के अंदर ना तलाशी जो सी है वो बहुत, ये मैं उनको दाद दूंगा। फिर जाके रियलाइज ये हुआ कि अच्छा यार ये मेरे साथ ज्यादती नहीं हो रही, ये बेसिकली इनका एक सबके प्रैक्टिस साथ है। है और पूरी दुनिया में है, पूरी हाँ, दुनिया में है ये। और वहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अच्छा, फिल्मों में तो दिखाते हैं, बकायदा कहते हैं खांस के दिखाओ, अगर हाँ, आपके खास के बॉडी दिखाओ। पार्ट में कुछ है तो वो फिर वो भी निकल निकल जाता है। जाएगा। वो उन्होंने वो भी मतलब एक किस्म का सब कुछ ही करवाते हैं, लेकिन ज़रा एक डिफरेंट अंदाज में। फिल्म में क्योंकि थोड़ी सी फिल्म, मतलब वो फिल्म होती है, तो ओबियसली उसको चीज़ों को थोड़ा सा अच्छा कर दिया जाता है। वो खैर वो मरहला ख़त्म हुआ। अब उसके बाद आपको नीचे बिठाना शुरू कर देते हैं। वो एक लंबी तवील लाइन होती है, क्योंकि 200-250 बंदा तो आया होता है इकट्ठा। अब वो लाइन बैठी हुई है, और उस टाइम पे ना कोई पुरसाने हाल नहीं है। मतलब आपको पता नहीं होता कि व्हाट इज़ नेक्स्ट।
फिर आपका फोटो सेशन होता है जिसको आपका रिकॉर्ड कहते हैं। हाँ, वो इस तरह पकड़ के आप ये तख्तियाँ वख्तियाँ, अच्छा हमारे यहाँ क्योंकि ये जो है ना ये फिल्म्स में होता है, ठीक है। उसमें कहते हैं सीधा देखो, सामने देखा, लेफ्ट देखा, राइट देखें, राइट देखा। वो आपके तीनों पोस्चर्स जो हैं उन्होंने वो रिकॉर्ड कर लिए। वो हमारे साथ तो नहीं हो सका, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शायद हम लोग कैदी नहीं थे इसलिए नहीं हुआ। उसके बाद कुछ लोग जो कि मनशियात में या दीगर केसेस में आते हैं 302 वगैरह में, ये वो मेरा ख्याल से उनके CRO होते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना, वो 10 उंगलियों का जो स्कैन होता है वो प्रोसेस होता है। उसके बाद आवाज़ आती है कि चल भी अंदर। अच्छा, अब इस दौरान आपके जो पैसे आपकी जेब में थे ना, वो कहाँ जाते हैं मुझे समझ नहीं आई। वो शायद, क्योंकि मुझे बाद में पता लगा कि कैंप जेल के अंदर कैश अलाउड ही नहीं है। इस टॉपिक पे मैं बाद में आऊँगा, ठीक है। फिलहाल अंदर भेजते हैं आपको। ठीक है। अंदर जाते हुए जैसे ही आप जेल के अंदर एंटर हुए हैं, अब उसके बाद कैंप जेल के अंदर एक और गेट है। ये सारी तलाशी का मरला हो गया ड्यूरी के बाद। उस गेट में भी जाके दोबारा आपको नीचे से ही गुजरना है, वो भी हाफ गेट है, डबल टाइम ईगो हर्ट, ठीक है। दोबारा झुका के आपको अंदर किया। अब अंदर जाके या तो सीधा आप चले जाएं, तलाशी वलाशी तो हो गई है सर। उसके बाद एक और चीज़ ये है कि दोबारा अगली तलाशी होगी, ठीक है। और वो तलाशी भी सेम वही है जो बाहर हुई है, ठीक है। अब उसमें क्योंकि कुछ लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये केस ऐसे नौयत का है या फ़लाँ नौयत का है, तो उसमें कहीं कहीं अब कुछ केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर हमारे, पता नहीं ये मुझे अलाउड है कहना या नहीं अलाउड है, मैं इसको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊंगा। जब आपके ऊपर डेफमेशन का या खुदा न खास्ता रेप का कोई केस होता है, खुदा न खास्ता जिन लोगों पे होता है, अल्लाह उनके लिए हदायत दे पहले तो उनको, जो इस केस में आए होते हैं। फिर वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ना, वो ऐसे केसेस में एक एक दो दो थप्पड़ मारते हैं, ठीक है। और वो जो जितने भी वहाँ पे सिक्योरिटी पे खड़े हुए मामूर अफसर्स हैं ना, यार उनका हाथ बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब मुझे ये था कि मैं लाइन में लगा हुआ हूँ और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ठक ठक की आवाज़ें क्यों आ रही हैं, कुट क्यों पड़ रही है। होता नहीं कि मुझे पता लग जाए कि मुझे पढ़नी है तो मैं माइंड प्रिपेयर कर लूँगा कि यार ठीक है, ठीक है। अब वो खैर सबका नंबर चल रहा था, जब उस टाइम पता नहीं था कि कौन किस केस में आया हुआ है। अब वो जब मेरा नंबर आया, उसने मुझसे पूछा तो मुझे कहता हाँ जी की केस है। मैं कहा जी डेफेमेशन का केस है। ये मुझे मेरे उस NCCI के इंस्पेक्टर ने बताया था कि जब आप अंदर जाएंगे ना, आपसे पूछेंगे कि क्या केस है, तो आप कहिएगा डेफेमेशन का केस है। मैंने कहा ओके, मैंने डेफेमेशन का केस ही कह दिया। और मुझे लगता है कि वो एडवाइस मेरे काम आई, ठीक है। वो भाई साहब को या तो समझ नहीं लगी, उन्होंने मुझे कहा FIR दिखा। मैंने FIR दिखाई, वो FIR के ऊपर जो लिखा हुआ था उन्होंने देखा 21-24 है, ओके। मैंने कहा पीका लग गया तेरे, मैं कहा हाँ जी चल आगे हो आगाओ। उसके बाद मरला ये होता है कि आपको नए मुलाइजे में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब नया मुलाइजा एक बैरक है, ये मैं कैंप जेल की बातें बता रहा हूँ, अल्लाह ना करे कोट लखपत कभी जाना हो, ये मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कैंप जेल का है। उसके बाद आपको लेके जाते हैं नए मुलाइजे में। नया मुलाइजा क्या होता है कि वहाँ पे जितने भी नए हवालाती हैं या कैदी हैं, वो एक बड़ी सी बैरक है। उस बैरक के अंदर आपको एक रात रखा जाता है। उस रात में नशेई भी आपके साथ हैं, ठीक है। और मतलब किसी को फायर लगा हुआ है तो वेस्टली वो तो हॉस्पिटल चले जाएंगे, लेकिन नशेई भंगी ये वो सारे ही साथ हैं। किसी का आपको पता नहीं है कि कौन किस केस में आया हुआ है। अच्छा, एक हवालाती या कैदी का दूसरे के साथ रवैया कैसा होता है, सलूक कैसे करते हैं? डिपेंड्स, क्रिमिनल्स हैं नहीं है वो बात की बात है, लेकिन डिपेंड्स। उस टाइम पे सारे साथ हैं। अच्छा, फर्स्ट मुलाइजे में आप बात हाँ, करें, फर्स्ट मुलाजिम में पहली रात जेल के उसमें अंदर। ना यार जो स्मोकर्स होते हैं उनको तो यही होता है कि सिगरेट कितना लबेगा, ठीक है। अब मैं खुद स्मोकर था। अभी सारे मरहले में मुझे 9-10 घंटे हो गए थे, मुझे सिगरेट नहीं मिली थी। और क्रेविंग उस टाइम कमाल के ऊपर गई हुई थी, पॉइंट के ऊपर, क्या कहीं से सिगरेट मिल जाए। खाने की भूख नहीं थी, सिगरेट की तलब कमाल थी। खैर वो पूछते बुझाते किसी का भी सिगरेट नहीं थे। अब वो जो हैबिचुअल लोग हैं ना, जो बार बार आते हैं, उनकी अंदर दोस्तियाँ होती हैं। और वो आते ही ना, जब उनकी कैंप जेल में एंट्री होती है तो वो कैंटीन पे अपना अकाउंट खुलवाते हुए आते हैं। वहाँ पे कैंटीन भी है कैंप जेल के अंदर एंटर होते ही। हमें क्योंकि इस किस्म की इन्फॉर्मेशन से हम बहुत फैज़ नहीं ले सके, तो हम अंदर ऐसे ही मददगार पड़े हुए थे। फिर खैर वो एक फरिश्ता नुमा इंसान आया, उसने मुझे एक सिगरेट दिया जो कि क्राफ्टेड नाम का एक सिगरेट था, जो मैंने ज़िंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना होगा। मुफ्त दिया पैसे लिए? मुफ्त मुफ्त मुफ्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुफ्त दिया, ठीक है। और बाकी कई लोगों को उसने हज़ार रुपये की पर्ची पे भी सिगरेट दी है, ठीक है। लेकिन वो मसला ये है कि पर्ची भी एक कमिटमेंट दी कि मुझे कल मुलाकात आएगी और मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा। यानी कि वो जो बांट रहा था ना, वो खुदा तरसी में ही बांट रहा था। उसको पता था कि आधों से आने हैं, आधों से को पता था ये फुकरे हैं, इन्होंने कहाँ से देना है।
मुझे उसने कुछ भी, मैंने उससे कोई कमिटमेंट नहीं की। मैंने कहा यार अगर पिला देगा तो जब मुझे बताई तू कहाँ पे होगा, मैं तुझे सिगरेट पहुँचा दूँगा, डब्बी पहुँचा दूँगा, मेरी मुलाकात आएगी तो। खैर वो रात गुज़री, एक सिगरेट के ऊपर रात गुज़ारी, खाना आ गया, खाना खाया और वो रात खाना गुज़र कैसा होता है? खाना बहुत अच्छा होता है। खैर रात गुज़ारी और अगले दिन हमें मुलाहिज़े पे भेज दिया गया। खाने में होता क्या है? यार खाने में ना एक तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा देते हैं, ठीक है? जो जिमर्स वगैरह हैं ना, बॉडी बिल्डर्स वगैरह, शायद उनको लगता है कि सारे हवालाती कैदी जो उनसे हैं ना उनको प्रोटीन, मैं इतनी प्रोटीन वहाँ से खा के आ रहा हूँ कैंप जेल से, ठीक है, कि जब मैंने वापस आके अपने टेस्ट करवाए ना, मेरा प्रोटीन लेवल एक्सीड कर गया है, ठीक है? हफ्ते में 5 दिन चिकन है। ये आगे चल के आते हैं, ये नया मुलाहिज़ा अभी कर लें ठीक है, डिस्कस, ठीक सही है? है। अब सुबह-सुबह नए मुलाहिज़े में नेक्स्ट डे, पहली रात आपने वहाँ गुज़ार ली बैरक के अंदर, फर्स्ट डे आपको सुपरिटेंडेंट साहब के सामने पेश किया जाएगा और वो भी एक पूरा सीन है, एक मतलब सुपरिटेंडेंट साहब इज़ इक्वल टू बादशाह ओवर देयर, ही इज़ द किंग ऑफ कैंप जेल, ठीक है? ही कैन डू एनीथिंग एंड मतलब उनको पता होता है कि किसको कहाँ भेजना है, उनके ऑर्डर से ही, उनके साइन से ही आपको बैरक अलॉट्स होती हैं। अब उस टाइम पे जाके पता लगा जी नए मुलाहिज़े के अंदर क्या होता है। अब हम लोग क्योंकि दाढ़ियाँ मूंछें रख के गए हुए थे, अंदाज़ा नहीं था कि ये कटवा के जानी होती है या कुछ भी ऐसा होता है कि कईयों के, खैर मेरे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल हैं ही नहीं, तो मुझे तो ये टेंशन ही नहीं थी कि मेरे बाल कटने हैं। वो जिनके थे ना लंबे-लंबे पफ और ये वो जब सुबह नए मुलाहिज़े में पेश किया उनको और वहाँ जाके हमने देखा कि जो अनट्रेन्ड नाई है ना, वो आता है और आके ऐसे बाल पकड़ता है और कच, 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 कच आपके सारे बाल काट देगा। जिसकी मूछें बड़ी हुई हैं, तौ बड़ा हुआ है। किस्सा मुख्तसर, सुप्रिटेंडेंट साहब के सामने पेश करने से पहले-पहले आपको नॉर्मलाइज़ किया जाता है। आपके बाल-शाल काट दिए जाते हैं, आपकी मूछें काट दी जाती हैं ताकि आप एक हवालाती या कैदी लगें। अब 7 बजे ये प्रोसेस शुरू हो गया है। सुप्रिटेंडेंट साहब 9 बजे तशरीफ़ लाते हैं, जो कि उनका एक टाइम है आने का, ठीक है? क्योंकि उन्होंने उससे पहले-पहले एक बारकों के दौरे करते हुए आना होता है, सफाई-सुथराई ये वो सारा चेक करते हैं वो। ख़ैर उससे पहले डीएसपी साहब आते हैं 8 बजे। वो डीएसपी काशिफ़ साहब, मैं उनका नाम लूँगा, बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी है, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया हम लोगों को। जो-जो मसाइल हुए, हमने कंप्लेंट्स की तो उन्होंने बाकायदा हमारे मसाइल हल कराए। अच्छा, अब वो मामला ये शुरू हुआ कि सुप्रीडेंट साहब आए हैं और उसमें ना 2 कैदी, अब कैदी वो हैं जिनको यूनिफ़ॉर्म्स अलॉट हो गई हुई हैं, जिनको 8 साल की सज़ा है, 4 साल की सज़ा है, 3 साल की सज़ा है, ठीक है? अब वो कैदी पुराने हैं। अच्छा, जेल का यूनिफ़ॉर्म किस तरह का है? व्हाइट कलर का होता नहीं, है? नहीं, नहीं, वाइट कलर का नहीं है, इनका खाकी टाइप सा एक ना शलवार कमीज़ है। वो मतलब कॉलरलेस जो होता है ना कुर्ता, वो होता है और यहाँ पे एक गवर्नमेंट का लोगो लगा होता है। वो इस तरह का मतलब एक सिंपल और एक कैप है। वो जो एक कैप होती है ना, बिज़नेस कैप, वो वाली। अच्छा, अब उसमें ये हुआ कि हम सबको लेके जाते थे ना जब भी, तो वो लेन बनती थी पूरी एक। उस लेन के अंदर आपका नंबर, पर्ची जो आपको मिलता है ना कार्ड, उस कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा होता है, फलाँ, फलाँ, फलाँ। अब वो कहते हैं जब सुपरिटेंडेंट साहब आएँगे, वो आपसे आके पहले सलाम करेंगे और आपने सवाल का जवाब सलाम, उन्होंने कंबाइन सलाम करना है सबको, अस्सलाम वालेकुम उन्होंने कहना है और उसके बाद हमें हदायत ये होती हैं कि आवाज़ इतनी हो कि ज़्यादा ऊँची भी ना हो और इतनी कम भी ना हो तो उन तक ना पहुँचे। अब एक तो ये प्रेशर ये है कि यार जवाब देना है, किस अंदाज़ में देना है, ठीक है? आप बिल्कुल आगाह नहीं होते और इसके ऊपर भी सीन ये है कि जब आपको पेश करते हैं तो 2 कैदियों ने पकड़ा हुआ है। अब वो जब आपसे पकड़ा हुआ है ना, तो एक वो जो पुलिस एहलकार है, वो साहब के साथ खड़ा हुआ है, जो पूछेगा, "हाँ जी, की ना है?" अब आपने जो मेरे से पहले आगे लोग थे, उन्होंने कहा जी जाफ़र या फलाँ, 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 फलाँ नाम। अब उन्होंने वाक़ई इतनी कम आवाज़ में कहा कि आगे आवाज़ नहीं गई। मध्यम आवाज़ में उन्होंने कहा और इससे पहले बारहा सुपरिटेंडेंट साहब के आने से पहले-पहले आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि जब वो आएँगे तो ऐसे-ऐसे नाम पूछेंगे, केस पूछेंगे, वल्दियत पूछेंगे। आपने एक नॉर्मलाइज़ आवाज़ में उनको बताना है ताकि आपकी आवाज़ उन तक पहुँचे, क्योंकि वो एक डिस्टेंस पे बैठे होते हैं, थोड़ी-सी हाइट के ऊपर, थोड़े-से फासले के साथ। खैर किस्सा मुख्तसर वापस आते हैं उस चीज़ के ऊपर, सुपरिटेंडेंट साहब आए और जब आवाज़ें आईं, अब मैं पीछे खड़ा हुआ ये देख रहा हूँ ठक, ठक, ठक क्या हो रहा है। वो जो कैदी है ना, वो जैसे ही आपने हल्की आवाज़ में बात की है, तो वो ठक ठक एक पीछे से कमर पे आई है, एक गर्दन पे चपेट आई है और ठक करके एक और चपेट, तीसरी चपेट कमर के ऊपर आई है। अब मैं इस चक्कर में मैं हूँ डायबिटिक पेशेंट, ठीक है? बार बात पे ना शुगर लो, मतलब वहाँ पे बहाना बना हुआ था, ठीक है? अब मैं ये देख के ना मेरी शुगर लेवल दोबारा लो हो गई। मैंने कहा यार अब यहाँ फिर पड़ेंगी।
जिन लोगों को पढ़ती आई हैं बेचारों को, अब लोगों पे भी तरस आ रहा है, और तरस को छोड़ो, अपनी बारी का इंतजार है कि क्या होगा, ठीक है। और जब मेरी बारी आई तो उतनी देर में उन्होंने पूछा हाँ जी की ना आए, मैंने ना आओ देखे ना तो, मैं कहा हसीब सिजाद खान, मैं कहा वालिदा नाम, मैं कहा सिजाद अहमद खान, उन्होंने कहा वो आहिस्ता नॉर्मल बोलो, मैं कहा ओके सर, किस केस में आए हो, मैं कहा सर डेफेमेशन का केस है, ओके फलां 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 फलां, वो खैर उन्होंने बताया जी आपकी ये उन्होंने मार्क कर दिया, अल्लाह उनको जजा दे, वहाँ से हम बच गए। उसके बाद फिर फाइनली आपको ट्रांसफ़र किया जाता है आपकी बैरक्स के अंदर, जो अलॉटमेंट आपको हो जाती हैं। हमारा क्योंकि साइबर क्राइम का केस था तो हमें FIA की जो साइबर क्राइम की मोस्टली बैरक होती है वो 1 बैरक ही होती है। और 1 बैरक के अंदर क्या है कि 1 बैरक में 50 चक्कियाँ हैं, 25 चक्कियाँ ऊपर हैं, 25 चक्कियाँ नीचे हैं, A और B। अच्छा, चक्की होती क्या है? चक्की इज़ अ रूम एक्चुअली, चक्की इज़ अ रूम, और उस रूम का साइज़ इतना है कि जितना मैं अब आपको कैसे समझाऊँ, एक तो होता है ना 10 बाय 12 का कमरा, ऐसा कमरा नहीं होता, वो लेंथ में ज़्यादा होती है और विड्थ में कम होती है, और उसी के अंदर आपका एक वो जो दड़बा है, उसी के अंदर आपका वॉशरूम भी है। अच्छा। और वो जो WC वॉशरूम होता है ज़मीन वाला, वो वॉशरूम है, एक टैब लगा हुआ है अंदर, और वहीं पे आपने गुस्ल करना है, वहीं पे आपने हाजत रफ़ा करनी है, और उसी चक्की के अंदर 7 से 8 लोग, 6 लोग, 5 लोग, 6 लोग, इतने लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं। अब वो जब अलॉटमेंट हो जाती है और उसके बाद आप बैरक्स में आते हैं, बैरक्स में आने के बाद पता लगता है कि अभी नया मुलाइजे का टाइम नहीं हुआ, दोपहर का खाना जैसे ही आता है आपको खाना खिलाया जाता है वहाँ बिठा के बाहर ही। उसके बाद फिर आपको बता दिया जाता है कि आपका ये कार्ड है, आपको B लगा हुआ है, अगर B मिल गई तो आप नीचे आ जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे। अगर आपको A अलॉट हुआ है तो वो फिर आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ता है। वो फिर एक जेल की ज़िंदगी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। वहाँ से कहते नहीं कि आप न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये मेरी बैरक है, अब मुझे यहाँ भेज दिया गया है। एक दफ़ा जो सुप्रिटेंडेंट साहब ने बैरक और DSP साहब ने साइन कर दी है, वो चेंज नहीं हो सकती अनटिल अनलेस आप कंप्लेन करते हो कि आपको वहाँ पे इश्यूज़ क्या हैं, आपको हैरेस किया जा रहा है या दीगर मामलात हैं, वरना आपको वो बैरक ज़िंदगी, मतलब जितनी देर आपका मामला चल रहा है, केस चल रहा है, वो आपको अलॉट रहती है। दुनिया भर की जेलों में ना सबसे ज़्यादा ये बात की जाती है कि जेल में ना रेप होता है। क्या पाकिस्तान की जेल के अंदर इस तरह के मामलात देखे हैं, या सिर्फ ये बाहर ही होता है, पाकिस्तान वाले इस तरह के नहीं करते काम? मेरा ख्याल से काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जुवेनाइल जेल्स भी हैं, उसी कैंप जेल के अंदर एक जुवेनाइल का पोर्शन है, ठीक है, और जिसे मुंडा खाना कहते हैं, ठीक है, उसका बड़े अजीब अजीब से नाम है सेक्शंस के। मेरा ख्याल से मैं 3 माह के इस शॉर्ट एक्सपीरियंस के अंदर मैंने कोई ऐसे केसेस नहीं देखे। हाँ, लोग हरेस करते हैं। कैसे कैसे? लाइक इन माई केस, जब मुझे चक्की अलॉट हो गई तो वो जो साहब थे XYZ, मैं चक्की का नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि पता नहीं वहाँ पे लोग रह रहे हैं नहीं रह रहे, उन्होंने रात के पिछले पहर मेरे साथ कुछ बदसलूकी करने की कोशिश की, ठीक है, और थोड़ा सा टाइम गुजरा, सुबह का जब टाइम आया तो उन्होंने मुझे कहा कि जब ये सुबह सुबह ना चक्की में आपको 5 बजे खोल देते हैं, वो प्रेयर टाइम होता है, नमाज का टाइम होता है, और उसके बाद फिर आपको नमाज के लिए उठाया जाता है और फिर आपके लिए दुआ करवाई जाती है। साथ जो ग्राउंड है ना, वहाँ बुला के बैरक से बाहर, चक्कियों से बाहर सबको निकाल लेते हैं। एक डंडा आता है चक्की के अंदर, उसकी आवाज़ आती है कर्र, और वो मतलब होता है ना जो लोग नहीं उठ रहे होते, और वो आपको लास्ट साइन होता है कि आपने उठना ही उठना है, वो आपको उठा लेते हैं, आप जितने मर्जी तुमन खान हो उठा लेते हैं। फिर आपको बाहर लाया जाता है, आप दुआ करते हैं, वो एक मौलवी साहब हैं जो कि ख़ुद कैदी हैं और वो आपके लिए दुआएं करवाते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं में बरकत डाले। और उसके बाद फिर आपको खोल देते हैं 2 घंटों के लिए कि ठीक है अब आप थोड़ी सी वॉक शॉक करें और लोगों से मिले जुलें, बातें शातें करें। वहाँ पे भट्टियाँ भी हैं, जिसने भट्टी पे नाश्ता बनाना है वो नाश्ता बना ले। सुबह एग्जैक्ट 6 बजे आपको नाश्ता मिल जाता है, ठीक है। खैर वापस आते हैं, वो जो उन साहब ने हरास ऐसे किया कि जब सेकंड डे कुछ ना हुआ, जब उन्होंने देखा कि मैं किसी तरह से उनके कैंडे में नहीं आ रहा और थोड़ा सा उनको पता लगा कि ये इसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस भी है, तो मैंने उसको साफ कहा, मैंने कहा मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा कि तू मिसबिहेव कर रहा है मेरे साथ, ये कुछ भी कर रहा है। उसने मुझसे कहा कि यहाँ रहना है ना तो 20,000 रुपया महीना मुझे पे करना पड़ेगा, और उसके ऊपर उसकी दलेरी ये थी कि उसने मुझे नंबर भी दे दिया एक कि इस नंबर पे मुझे जैज़ कैश करवाओ। अच्छा, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वहाँ पे मौजूद एक और हवालाती ने मेरे साथ किया, ठीक है, जो जो मेरे से पहले उस चक्की में रह रहा था। पुलिस वालों का नाम मैं नहीं ले रहा, हवालाती की बात कर रहा हूँ। अच्छा, भत्ता मांगे? टाइप ऑफ भत्ता। अब मैंने उससे पूछा, मैं कहा इसको जस्टिफाई कर दे,
20,000 रुपया चलो ठीक है, मैं घर कह भी देता हूँ, मुझे आ भी जाएगा तुझे। प्रोडक्शन मनी। हाँ, तो मैं कहा यार अब ये इसका क्या सीन है। खैर वो अगले दिन ही मैंने जाके, वो अब होता है कि सवाल पे बैठना एक चीज़ होती है। मैंने जाके अपने वो जो ड्यूटी पे मामूर इंस्पेक्टर साहब थे, वो जो हवलदार साहब थे, मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ऐसे-ऐसे मेरे साथ मिसबिहेव हो रहा है, तो मुझे कंप्लेन करनी है। उन्होंने कहा ये आइंदा ना लिख लिया, सवेरे सवाल पे बैठेगा। सवाल पे बैठेगा, ये क्या है? सवाल पे बैठने का मतलब यही है कि आपको नए मुलाज़े में, जो नेक्स्ट डे का नया मुलाज़ा होगा, उसमें सुपरिटेंडेंट साहब के सामने पेश किया जाएगा, और आप जब वो नए मुलाज़े से फ्री हो जाएँगे तो एंड पे 5 मिनट का सेशन ये होता है, जिसमें वो सुनते हैं कि शिकायत सेल क्या-क्या है, आपको कंप्लेंट्स क्या हैं। मैंने बड़े डिसेंट अंदाज़ में उनसे, बड़े मुहद्दब अंदाज़ में झुक के सलाम करके मैंने उनसे गुज़ारिश की। मैंने कहा सर मेरे साथ ये मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि इस भाईजान को, वो जो साहब तंग कर रहे हैं, उनको बुला के लाया जाए और यहाँ पे उनको पेश करें। मैंने कहा सर मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनको ना बुलाएं, मैंने उनके साथ एक दिन गुजारा है, खाना खाया उनके साथ, आप बराए करम मेरी चक्की चेंज करते हैं। तो उन्होंने हुक्म दिया कि इसकी चक्की फ़ौरी तौर पे चेंज की जाए, और उन्होंने मेरी चक्की चेंज करवा के मुझे एक नेक्स्ट चक्की में शिफ्ट कर दिया। अब वो साहब जो हैं, वो पता लगा बाद में कि वो एक अरसा 3 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। गुर्दे-वुर्दे को बेचते-बूचते थे वो, जो इंसानी अज़ा की जो है ना स्मगलिंग में, वो उस केस में आए हुए हैं। वो, लेकिन मैं हैरान इस चीज़ के हुआ कि वो बंदा वहाँ आके भी तब्दील नहीं हुआ। वो वहाँ आके भी एक अपनी धाक बिठा के बैठने की, और हमें कोशिश यही थी कि हमारे, क्योंकि हमारा प्लान तो नहीं था कि लंबा रहना है यहाँ पे। हम तो हर वक़्त ये दुआ करते थे कि अल्लाह पाक आज यहाँ से निकाल देगा, अल्लाह पाक आज यहाँ से निकाल देगा, कल हमारी बेल हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं, कैंप जेल के बारे में मशहूर है कि वहाँ आंधी में शॉपर भी आए ना, तो उस शॉपर को बाहर निकलते-निकलते 2 हफ़्ते लग जाते हैं। तो उससे पहले 2 हफ़्ते से पहले किसी की बेल नहीं होती, ठीक है? मिनिमम ये कहा जाता है। अच्छा, वहाँ टोरी कैदी, ये टर्म सुनी है आपने? वहाँ पर कोई होता है टोरी कैदी। टोरी टोरी हाँ। टोरी होता है कि जी जो पुराना कैदी है, यानी कि मिसाल के तौर पे जो 302 के केसेस में आए हुए हैं, या फलान 9C के केस में आया हुआ है, या कुछ को पनिशमेंट हो गई हुई है। अब वो क्या होता है कि वो चक्की को ऑन कर लेता है। अब वो चक्की को ऑन करने से मुराद ये है कि वो अपनी खुश उसलूबी से बताएगा कि मैंने अपनी चक्की को रेनोवेट करवाना है। मॉनिटर्ड है वो चक्की का। हाँ जी, उसने जनाब, नहीं, वो पैसा भी खर्च कर रहा है, फाइनेंसर भी है, और उसने अपने मतलब घर से पैसे-पूसे मंगवा के, पर्चियाँ मंगवा के उसने बता दिया कि मैंने चक्की ऐसे-ऐसे पेंट करवानी है, और जिसके ऊपर आपको अदारा सपोर्ट भी करता है कि ठीक है, हमारी अगर जगह की साफ़-सफाई हो रही है। अच्छा, एक चीज़ का बड़ा मज़ेदार चीज़ है जो मैंने कैंप जेल में देखा है, वहाँ साफ़-सफाई बहुत ज़्यादा है। हम जितनी देर वहाँ रहे हैं, 3 महीने के से कम का जो अरसा था, उसमें एक मैकेनिज़्म है कि सुबह-सुबह आके हफ़्ते में 1 दफ़ा उन्होंने आपकी लेनी है तलाशी। अब उस तलाशी में क्या होना है कि वो एक अनएक्सपेक्टेड टाइम पे, वो किसी भी टाइम आ सकते हैं। सुबह 5 बजे आ सकते हैं, सुबह 6 बजे आ सकते हैं, जिस पे डीएसपी साहब खुद मौजूद होते हैं। वो आपकी चक्कियों में से सारा सामान बाहर निकाल के, आपकी चक्की को बाकायदा, जिसे कहते नहीं है उर्फ़े आम में, नंगा कर देते हैं। हर चीज़ खोल के, हर पैकेट खोल के वो चेक करते हैं कि इनके पास खुदा न खास्ता कोई ड्रग्स तो नहीं है, इनके पास कोई नोकीली चीज़ तो नहीं है, कोई छुरी, चाकू, ऐसी कोई चीज़ मौजूद ना हो। इसके लिए वो मेक श्योर करते हैं। और सफाई के लिए बुध वाले दिन हमारी बैरक में होता था दौरा। उस पे आते थे सुपरिटेंडेंट साहब, और उस दौरे में क्या होता है कि सारा चक्कियों का सामान निकाल के बाहर रखते हैं। एक तमीज़ के साथ आपकी चक्की के आगे सामान लगाया जाता है। वो सारे गद्दे-वद्दे, तकिए-वकिए सारे बाहर आ जाते हैं। चक्की एक खाली चक्की होती है, जिस पे सुपरिटेंडेंट साहब बाकायदा झाँक के चेक करते हैं कि चक्की साफ़ है या नहीं साफ़ है। अगर वहाँ पे जाले वाले लगे हों, तो बाकायदा आपकी सर्जनिश होती है। अच्छा, पंखा लगा होता है? हाँ, चक्की में पंखा लगा होता है। पंखा वो बहुत हाइटेड, वो कहा जाता है कि कैंप जेल, ये मैंने गूगल भी किया था, आई थिंक 100 साल पुरानी है, अंग्रेज़ के दौर की बनी हुई है। और वो आज भी ना, वहाँ पे जिस तरह अंग्रेज़ के दौर में लाइट तो थी नहीं, पंखा-वंखा तो बाद में इजाद हुआ, तो वो इतनी हाइटेड वो दीवार है कि उस दीवार के साथ जहाँ उसकी हाइट ख़त्म होती थी ना, तो वो लालटेन की एक जगह छोड़ी गई थी। वो दीवारों के सेंटर में ना लालटेन होती थी, जिससे आपकी राइट और लेफ्ट दोनों चक्कियों को रोशनी जा रही होती थी। तो ये, हाँ, पंखा-वंखा तो वहाँ A1 है। और ज़मीन पर सोते थे या मैट्रेस वगैरह? नहीं, नानो घर नहीं गए थे, जेल गए थे, मैट्रेस नहीं था भाई। ज़मीन थी, और वो एक जो आम फ़र्श होता है, उस फ़र्श के ऊपर बस मैक्सिमम चादर डाल ली, या खेस-वेस डाल लिया अपना मैक्सिमम, वो इतना ही अलाउड है। अच्छा, जेल के अंदर क्या चीज़ें अलाउड हैं और क्या चीज़ें अलाउड नहीं हैं? अच्छा, हमारा सीन ये था कि हम जिस तरह, जब हम चक्की में आ गए और पता लगा कि ये चक्की है, तो वहाँ पे 1-2 दोस्तों के साथ अच्छा टाइम गुज़रना शुरू हो गया, जो जो जिसको चक्कीवाल कहते हैं। जो एक ही चक्की में थे, 6 लोग 7 लोग। अब वहाँ पे एक गुजरात के दोस्त हैं, ज़फ़र इकबाल साहब, वो और मैं
हमने फिर तहिया किया कि चक्की को ऑन तो करना है ना, फिर वहाँ पे हमने चक्की में कूलर लगवाया, जो रूम कूलर होता है। वो आपको फिर एक कीमत पे करनी पड़ती है, आपके घर वाले आके बाहर से नया कूलर और वो जेल के अंदर छोड़ जाते हैं, वो आपको आपकी चक्की के अंदर वो कूलर मिल जाता है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। फिर उसके अलावा हमने एलसीडी लगवाई, अच्छा, टीवी देख सकते हैं? अलाउड है, ऑफिशियली अलाउड है वो। आप उसकी उसका एक कीमत पे करें, जो उसकी फ़ी होती है ऑफिशियली, और इसमें कोई करप्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसकी एक फ़ी पे करें और आपको वो एक छोटी एलसीडी नहीं होती, कंप्यूटर साइज़ जो होती है, वो मिल जाती है। और आप अपने कमरे में वो, वहाँ पे 3 चैनल्स अलाउड हैं, जियो एंटरटेनमेंट, एयरवे एंटरटेनमेंट और ग्रीन एंटरटेनमेंट, ठीक है। और जियो न्यूज़ भी आता है वहाँ पे, ठीक है। और ये आपको 3 से 4 चैनल मिलते हैं। सिटी 42 भी आता है, सही याद आ गया। हाँ, वो ये 5-4 चैनल्स होते हैं। और टाइमिंग होती है कि इस टाइम पे ऑन कर सकते हैं या जब मर्जी ऑन कर सकते नहीं, हैं? वो आप सारा दिन ऑन करें, सारी रात ऑन करें बेशक, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि लोग वहाँ पे, मैंने देखा है, चक्कियों में 10 बजे तक सो जाते हैं, मैक्सिमम रात 10 बजे तक ना, क्योंकि वहाँ पे घड़ी तो होती नहीं किसी के पास, तो वो टाइम चेक करने का सोर्स भी वही टीवी होता है, वो एलसीडी ही होती है। 10 और मैक्सिमम 11 बजे अब वहाँ पे लोग सो जाते हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना होता है। और मतलब इसके अलावा आप घर से सालन मंगवाएँ, खाने मंगवाएँ, और एक अजीब सी लाइफ़ है जो लोग वहाँ पे जी रहे हैं। और जो टोरी कैदी हैं, टोरी कैदियों का ये होता है कि दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, लाइक उनके घर से 3 टाइम खाना आ रहा है, ठीक है। स्पेशल खुराकी लगवाई हुई है, उसके लिए एक स्पेशल परमिशन होती है कि खुराकी लग गई है, ठीक है। उनका 2 टाइम का खाना अलाउड होता है कि यार ये बंदा बीमार है, उसके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। यानी कि इस ऐसा करते हुए सब चीज़ें हैं। जेल में लीगलाइज़ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, हराम मेरा ख़्याल से बहुत कम हो रहा है या होता ही नहीं है। मैंने तो कम से कम अपनी आँखों से ऐसी कोई गलत एक्टिविटी नहीं देखी वहाँ पे, इस 3 माह के दौर के अंदर, मेरी बैरक के अंदर। मुझे अच्छा, वो जो कहा जाता है जेल के चप्पे-चप्पे पर पैसा लगता है, हाँ आपके जी, पैसे लगे? हाँ, वो लगते हैं। किन-किन चीज़ों पर? बुध की दोपहर को आपको पीसीओ अलॉट होता है, ठीक है। जैसा हमारी बैरक थी ना, हमारा डे था बुध का, उसमें 100 रुपए की पर्ची बनती है। उस 100 रुपए की पर्ची में आपको 20 मिनट दिए जाते हैं। उस 20 मिनट के अंदर जो आपने नंबर अपने स्पीड डायल में एंटर करवाए हुए हैं ना, मैंने वाइफ़ का नंबर, भाई का नंबर और 1-2 दोस्त थे उनका नंबर करवाया हुआ था, 3 नंबर थे। उसके ऊपर आपको टोटल तीनों नंबरों के ऊपर 20 मिनट मिल रहे हैं। उसको आप स्प्लिट कर लें, 5-5 मिनट बात करनी है, 7 मिनट बात करनी है, एक नंबर पे 10 मिनट कर लें। ख़ैर वो 20 मिनट मिल गए। अब उस 20 मिनट में क्या होता था कि हम घर फ़ोन करते थे, हाल-अहवाल पूछा और उसके बाद उसको बता दिया, अच्छा जी ये लिस्ट लिख लो। लिस्ट में क्या चाहिए, ऑयल का पैकेट चाहिए, ठीक है, प्याज चाहिए 2 किलो, 2 किलो टमाटर चाहिए, फ़लाँ चीज़ चाहिए, फ़लाँ बिस्किट्स चाहिए, रस्क चाहिए, जो-जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, सिगरेट्स ऑब्वियसली, ठीक है। वो अलाउड है वहाँ पे, आपके घर से जो सामान आता है आपको अलाउड होता है मिलना। और अब पूरा मिलता है अंदर? हाँ, ये एक सवाल है जिसके ऊपर लोगों की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि वो अमला नहीं करता। वो जो कैदी है ना, जो पुराने कैदी हैं, जो वहाँ पे ड्यूटी पे मामूर हैं, अब जिस तरह मिसाल के तौर पे एक कैदी है वहाँ पे, उसको जब पता लगा यार इस खाने इस चॉपर के अंदर सिगरेट भी हैं, दिखाई दे रहे हैं सिगरेट का पैकेट, तो वो सिगरेट की 2 डब्बियाँ निकाल लेंगे। आप जाके कंप्लेंट करेंगे, 2 डब्बियाँ नहीं मिली, फिर वो जाके चेकिंग करवाएँगे कि किसने निकाली हैं। फिर वो पकड़ा भी जाता है। फिर जब वो पकड़ा जाता है, जब आपके सामने आता है, आप कहते हैं जैसा वो आपको कहेगा माफ़ कर दो, तूने मौला दा वास्ता है फलाने-ढिमकान, आप माफ़ कर देते। अच्छा, अगर किसी की शिकायत करते हैं तो बाद में वो थ्रेट नहीं करता कि तुझे बाद में बताऊँगा, तू नहीं, बाहर में नहीं। ही? अच्छा, वहाँ पे ना छित्तर प्रोग्राम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब आप जेल में रहते हुए जेल के असूल तोड़ते हैं ना, फिर उसके ऊपर आपके साथ छित्तरपोला होता है। और जब आप आपस में लड़ पड़ें, आप कोई करप्शन कर रहे हों, अब वहाँ पे सीन क्या है कि वहाँ पे आपको पर्ची मिलनी है, ₹1000 की एक पर्ची मिल जाएगी, ₹5000 की एक पर्ची मिल जाएगी, वही आपका कैश है। लिक वो जो फिज़िकल नोट, कैश है वो फिज़िकल नहीं है। कैश, आप ₹1000 का नोट, 5000 का नोट ये रखना अलाउड नहीं है वहाँ पे। अच्छा, अब सीन क्या है कि आपके साथ रात को किसी की लड़ाई हो गई है चक्की के अंदर, 2 लोग लड़ पड़े हैं, हाथापाई हुई है। वो जो चक्की का चीफ़ है ना, बैरक का चीफ़ है, वो सुबह आएगा या सम टाइम उसी रात को ही जो सिक्योरिटी ऑफ़िसर है वो आएगा रात के टाइम, वो आपको चक्की से निकालेगा और आपको 40 चक्की डाल देंगे। 40 चक्की क्या होती है? 40 चक्की जेल के अंदर एक जेल है। 40 चक्की जेल के अंदर एक पनिशमेंट है। वो एक पनिशमेंट सेल है जो कि थोड़ा-सा डिफरेंट है। उसका एम्बियंस शायद एक्सप्लेन करना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। वो 40 चक्की भी एक चक्की है, लेकिन वहाँ पे सुना है कि वो बहुत ज़्यादा वीराना है, फिर वहाँ पे ख़ारिश-वारिश के मामलात बहुत ज़्यादा हैं। वो जो जाता है उसको उसको ख़ारशी चक्की भी कहते हैं, ठीक है। और ये जिस तरह हमारा डक्की भाई का आपने नाम लिया था, तो डक्की भाई के लिए गुड लक ये थी कि डक्की आम हवालातियों की तरह वहाँ पे नहीं आया।
डक्की को उन्होंने अच्छी क्लास दी है और डक्की का सिक्योरिटी वार्ड के अंदर पहले दिन जब उसका मुलाहिज़ा था, तो मुझे जहाँ तक पता था क्योंकि मैं उस टाइम वहाँ मौजूद था, मेरी डक्की से मुलाकात भी हुई थी। वो मुझे पहचानता भी था क्योंकि वो एफआईए में भी रह के आया था साथ। तो जब वो मुझे वहाँ मिला, वो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके हवास बाख्ता होते हैं, आपको बात क्या होश नहीं हुई होती। डकी से? बातचीत हुई बस उसके साथ, वो मसला ये था कि वो पुलिस वाले इतना अलाउड ही नहीं कर रहे थे वहाँ पे ना डकी से ज़्यादा गुफ्तगू। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मेरा साथी संगी है, यूट्यूबर है, तो मुझे बस 1 मिनट की मुलाकात चाहिए। क्योंकि एफआईए में उसके साथ थे मामलात, वो साथ था हमारे, तो दीगर दोस्तों के, तो वो बताते थे कि डकी के साथ मुलाकात हुई है। तो बस वो बेचारा उस टाइम इतना परेशान था ना, एक तो वो लोग उसको बहुत तंग कर रहे थे, जो पुराने हवालाती थे, और डकैत हुए थे कि किवें आ गए हैं, फलाना ढिमकाना है। वो उसका क्या जवाब दे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मेरे पे क्या केसेज़ हैं। खैर डकी के बारे में एक मैंने खुद देखा था कि उसको सिक्योरिटी वार्ड शिफ्ट कर दिया गया था। अब सिक्योरिटी वार्ड में प्रोटोकॉल वार्ड है, जितने आपके पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, इनको जिनको बी क्लास मिलती है, वो सिक्योरिटी वार्ड में जाते हैं। वो अगले दिन अपने लिए मैट्रेस बाय करवा लें, अपने लिए जो मतलब कंफर्ट्स खरीद लें, वो उनको जो भी घर से है वो खुराकें आ जाती हैं, खाने आ जाते जेल हैं। मैनुअल के अकॉर्डिंग। जे यानी कि वो डिपेंड करता है ना कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी ज़ात के ऊपर। अगर आपने घर से सामान जो मंगवाना है, आपने बेगम को फ़ोन किया है, उसको बता दें कि मुझे, या वालिदा को बता दें मुझे क्या चाहिए। अब इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट कि हाउ मच यू कैन स्पेंड ऑन यू। तो लोग करते हैं, और डक्की ने भी किया। डक्की थोड़ा-सा कंफर्टेबल है वहाँ पे, मतलब इतना मुश्किल हालात में, जेल, जेल है। अल्लाह ना करे किसी को जेल कैद जाना कैद पड़े। है। कैद, कैद है, ऑब्वियसली वो वहाँ बंद है, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ करे। मुझे नहीं पता कि उसके मामलात की क्या नौइयत चल रही है, क्योंकि ये लीगल केसेज़ हैं, इस पे आपको ज़्यादा एडवाइस भी नहीं, मतलब ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते। बहरहाल लेकिन आम हवालातियों की निस्बत डकी कुछ आराम में है, उसके लिए कुछ आसानियाँ ज़्यादा हैं। अल्लाह मज़ीद उसके लिए आसानियाँ करे। हम खाने की बात कर रहे थे। जेल के अंदर कितने टाइम का खाना मिलता है? खाने में क्या-क्या होता है? और ठीक होता है खाना? टेस्ट? जेल में खाना तो 3 टाइम मिलता है, और सुबह का नाश्ता जौन-सा है वो काबिल एतराज़ है। क्या होता है? उसमें चने आते हैं मोस्टली, वाइट चने और काले चने, मोस्टली ये 2, और आलू, ये 3 चीज़ें होती हैं। और बेसिकली ये है कि वो कैदी ही खाना बनाते हैं, कुक भी लंगर खाने में वही लोग करते हैं। अब वो कैदियों का मुझे नहीं पता कि इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कच्चा खाना होता है। मिसाल के तौर पे वाइट चने हैं, तो वो जिससे ख़वातीन शायद इस बात को ज़्यादा अंडरस्टैंड करें, उनमें कनी होती है। कनी कहते हैं जिस तरह होता है ना, उसको जब आप बॉयल कर रहे होते हैं, तो उस कचपन जो होता है ना, वो आपको बाद में आप खा लेते हैं तो पेट में दर्द करते हैं। हमें तो किए थे उसने। फिर हमने उसका हल ये निकाला था कि हमने घर से रस मँगवाने शुरू कर दिए। वो रस के 4 पैकेट मँगवा लिए, 5 पैकेट मँगवा लिए। 6 लोगों ने अपने-अपने घरों से जो-जो खाना आया है। 4 मँगवा लिए, 5-6 मँगवा लिए। 2-3 आते थे आपके पास? कितने पहुँचते थे? अच्छा, उसमें ये होता है कि जिस तरह आप 2 ऑप्शंस होती हैं। एक, आपका खाना आया है और वो नॉर्मल तरीके से आपने बुकिंग करवाई है घर वालों ने, जैसे वो मुलाकात पे आए हैं, और खाना वो जो एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें तो एक बात ये है कि हमें ये पता लगा है कि जो आपकी कैंप जेल की कैपेसिटी है, बेसिकली वो 2,500 से 3,000 हवालातियों और कैदियों के लिए है। और रहते कितने? इस टाइम राइट नाउ जब मैं वहाँ पे था, तो उस टाइम पे लोड जो था वो तकरीबन 7,000 प्लस था। ठीक है, ऑब्वियसली चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे अब जाइम की रेशो इतनी ज़्यादा हो गई है, जो भी मामलात हैं, अब उसके अंदर चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल होता है। अब वो क्या होता है कि जिस तरह आपने खाना बुकिंग करवाया नॉर्मल रूटीन में, आप तक वो खाना पहुँचते-पहुँचते वो खाना पहले पुलिस वाले ने बुकिंग पे लिया है, उसके बाद वो एक ऑटो के अंदर वो खाना फेंका जाएगा। अब वो जो बंदे, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हज़ार लोगों की मुलाकात है, तो वो आराम से उठा के शॉप पर रिक्शे में रखा जाए और दोबारा वो क्या करते हैं, फिर उसको थ्रो करते हैं। जब वो फेंका है शॉप पर उठा के, तो वो रिक्शे में जाके गिरा है। अब जिसका प्लास्टिक का डब्बा था, जिसमें सालन था या कुछ था, वो टूट गया है, या मतलब आप तक चीज़ें, वो जो कहते हैं, आप जिस तरह आपके पास कोई ये लेस का पैकेट है, क्योंकि मैं थोड़ा-सा, मुझे ना वो डायबिटीज़ के इश्यूज़ भी हैं, मेरा बीपी भी लो हो जाता है, तो मैंने ये लेज़-वेज़ वगैरह चीज़ें जो है मैं ज़्यादा मँगवाता था। अब वो कोई लेज़ का पैकेट साबुत नहीं आता था। वो उसको ना हाथ मार के उसकी हवा चेक करते हैं कि उसके अंदर कुछ खुदा ना ख़ास्ता ड्रग्स मनशियात वगैरह ना वगैरह हो? तो नहीं है। अब वो क्योंकि करते हैं, उनकी रूटीन इतनी ज़्यादा है, उन्होंने यूँ थोड़ी ना करना कि आराम से उसको खोलें, देखें, वो उन्होंने जल्दी-जल्दी में देखना है। और जिस तरह मिसाल के तौर पे खीरा आता है घर से सब्ज़ी के अंदर, तो खीरे को सेंटर से वो कट कर देंगे। कट करके चेक करेंगे कि इसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं छुपाई हुई, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह लोग भी तो इतने क्रिएटिव है ना, वो सब्जियों के अंदर मनशियात और चावलों के अंदर, चावल बैन है, चावल नहीं आते अब वहाँ पे, चावल उन्होंने मना कर दिए हैं, क्योंकि चावलों के अंदर आइस बहुत आया करती थी। ठीक है, ये चीज़ें हमें बाद में पता लगी
अच्छा, उसका दूसरा हल ये है कि आप अपना सामान बुक करवाएँ। उसके लिए जो ऑनलाइन मुलाकात होती है, वो उसके अंदर होती है बुकिंग। उस बुकिंग के अंदर आपको एक लिस्ट मिल जाती है, आपका क्या-क्या सामान है और वो कदरे बेहतर है उसके लिए फिर जो है, जो बंदा आपको तक पहुँचाता है, आप खुद ब खुद ही शर्म करते हो कि यार आपको इतना आपकी चक्की के अंदर मिल रहा है सामान, बैरक के अंदर, आपको सामान वसूली के लिए नहीं जाना पड़ रहा। वो सामान वसूली पे जाना और वो एक लंबी एक एफर्ट है, जो कि बड़ा मुश्किल है, जो कि जो बेचारे मुस्तकिल कैदी हैं या हवालाती हैं, जिनको एक अरसा हो गया वहाँ रहते हैं, वो तो कर लेते हैं। हमने ज़रा ये लग्ज़री अफ़ोर्ड की कि जो साहब हमें ला के दिया करते थे, हम थोड़ी बहुत उनकी खिदमत अपनी खुशी से कर दिया करते थे। तो ये चीज़ें होती हैं जो नहीं कर सकते पे, वो भी ज़ाहिर बात है उनकी चीज़ें निकलती भी हैं, सब कुछ होता है। वो कैदी-वैदी जो है ना पुराने, वो जो मनशियात के कैदी हैं जिनकी ड्यूटियाँ लगी होती हैं, वो करते हैं ये। अच्छा, फ़िल्मों में दिखाते हैं और यहाँ पर भी सुना है कि जेल में बैठ के जो हैं वो गैंग्स ऑपरेट हो रहे हैं, बाहर शूटर्स हैं, भत्ता भी माँगा जाता है। इस तरह के मामलात सुने हुए हैं। हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमें बताते रहे हैं। ठीक है। तो जेल में बैठे हुए आपने देखा है कि किसी के पास मोबाइल हो और वो अपने पर्सनल मोबाइल से जो छुपा कर रखा हुआ है उसको यूज़ करता हो? अच्छा, ये मैं 3 महीने और ये ऐसा भी हुआ है कि मैं अपनी बैरक से निकल के, क्योंकि हम लोग ज़रा मीडिया के लोग हैं तो हमें होता है, हम गुज़ारिशात कर लिया करते थे, मिन्नत-अल्लाह मार लेते थे कि यार हमने बैरक्स में जाना है, हमें अलॉट कर दें, हमें मतलब आधे घंटे के लिए हमें दे दें परमिशन। तो वो ज़रा कुछ लोग लिहाज़ भी कर लिया करते थे, हम जाया भी करते थे 302 के कैदियों के पास। जो 302 के पुराने कैदी हैं, उनकी चक्कियाँ थोड़ी-सी बेहतर थीं। उनकी चक्कियों में मतलब वो बीमारी की वजह से चारपाइयाँ भी एक एक आधी दफ़ा हमने देखी किसी चक्की के अंदर। वो मोबाइल फ़ोन वाला इल्ज़ाम, यार टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इल्ज़ाम ही है। मेरी बड़ी ख़्वाहिश है कि मुझे कोई दोस्त मिल जाता वहाँ पे, कम से कम बंदा घर से एक आधा फ़ोन, क्योंकि वो हफ़्ते में 1 फ़ोन ही अलाउड है और वही आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स वग़ैरह वहाँ पॉसिबल नहीं है, बहुत सख्ती है, बहुत ज़्यादा सख्ती है। हाँ, कोई पुलिस ऑफ़िसर आपका पैगाम ले जाए और वो आपके घरवालों को वो पैगाम भिजवा दे, ये होता है। इसमें ये चीज़ें होती हैं, जिस तरह आपका चक्की का जो चीफ़ है और इसमें मेरा ख़्याल से कोई बुराई नहीं है। वो आपने कोई गलत पैगाम नहीं है जो आपको, मतलब मिसाल के तौर पे कल मुलाकात पे आ जाना, आते हुए जो आपने पीसीओ पे बात नहीं कह सके, वो पैगाम आपने दे दिया, या ₹5000 मुझे इस अकाउंट में जायज़ कैश करवा दो। वो जब आपने अपने लिए चीज़ें मँगवानी होती हैं तो वो ठीक है, वो चलता है। वहाँ पे बैंक भी है अपना, जेल के अंदर। उस बैंक के अंदर आपका प्रिज़न अकाउंट खुल जाता है। बैंक ऑफ पंजाब का एक अकाउंट मिलता है आपको, उसकी लिमिट है ₹15,000। उस 15,000 के अंदर आप हफ़्ते में 1 दफ़ा कैंटीन ले सकते हैं। आपकी बैरक के अंदर बंदा आता है, आप अपना सामान लिखवाते हैं, और ये मोबाइल-शोबाइल वग़ैरह मामला जो है ना, ये बहुत ज़्यादा दरोग गई है। कम से कम यहाँ कैंप जेल में नहीं होता, बाकी लाहौर से बाहर जेलों में होता हो तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो ज़हीर विर्क साहब हैं, ये जब के आए हैं बड़े डाढ़े सुपरिटेंडेंट पाए जाते हैं ये, काफ़ी ज़्यादा। और ये जो काशिफ़ साहब भी हैं, डीएसपी जो आपके हैं। ये मुहावरतन कहा जाता है कि जेल में चक्की से पिसवानी है। क्या जेल में असल में चक्की पिसवाई जाती है? वो अमिताभ बच्चन की फ़िल्म में था ना डायलॉग, जेल जाएँ, चक्की पीसेंगे और ये पेसिंग वो। एंड वेसिंग बिल्कुल। हाँ, वो मेरा ख़्याल से जो पुरानी जेल थी ना 50 साल पहले, वो गंदम, अब ये मामला क्या होता है कि जो नए मुलाज़िम में जो यानी कि बिजली चोर है, जो इस केसेस में आया हुआ है या जो शनाख्त परेड में पकड़ा गया है, ठीक है ना? उनको 9 बैरक के अंदर एक जगह है जहाँ पे गंदम को पिसवाया जाता है। अच्छा। अब वो गंदम पीसने के लिए वहाँ पे मशीन्स वग़ैरह, चक्कियाँ-वक्कियाँ होंगी, ठीक है ना? वो लोग जाके वहाँ पे चक्की पीसते हैं। जो चक्की के अंदर चक्की पीसने वाला काम है ना, वो अब नहीं होता। अब अपनी-अपनी चक्की में, वो चक्की सिर्फ़ आपकी रिहाइशगाह है। वो यानी कि आप समझ जाएँ कि आपका घर ही है। वो आपका एक छोटा-सा जो है ना दड़बा, जहाँ पे 7 लोग रहते हैं। फिर उसमें ये होता है कि 3 लोग ऐसे सोते हैं, 3 लोग मतलब वो उस तरह सोते हैं, सीधे रुख, वो ये मतलब निज़ाम है। चक्की पीसने वाला चक्कर अब नहीं रहा। 3 महीने की जेल में, 3 महीने की कैद में सबसे ज़्यादा खौफ़नाक चीज़ आपके लिए क्या थी? यार जब आपको लेके जाते हैं ना ऑटो डेट के ऊपर, बैरक में शिफ्ट हो गए, मुझे नहीं पता था कि वो एक लिस्ट आती थी डेली सुबह-सुबह के टाइम पे कि आज इन लोगों की तारीख़ है। वो ना आपकी ऑटो डेट निकलती है आफ्टर 14 डेज़। वो आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करते हैं, उसके लिए एक जगह है बख्शी खाना, ज़िला कचहरी के अंदर जगह बनी हुई है। अली यार दैट्स अ टेरिबल थिंग। मैं, हमारे जितने भी सीनियर्स हैं जो ये सुन रहे हैं, जिनके अंडर ये चीज़ें आती हैं, ऑब्वियसली गुज़ारिश ही कर सकते हैं, यार वो एक बड़ा गैर इंसानी प्रोसीजर है। ये मैं आज बमांगे दोहल इसका ज़िक्र करूँगा। मैंने जितनी भी बातें कही हैं, मैंने बड़ी ईमानदारी से कही हैं। ये मैं रिक्वेस्ट, गुज़ारिश ये करूँगा, उसमें होता क्या है कि सुबह 7 बजे आपको बुला लिया जाता है, आपको पेश किया जाता है, वो एक बकरी खाना जगह है, बकरी हाता,
ठीक है, वहाँ पे जिस तरह बकरियों को छोड़ देते हैं ना, भेड़ बकरियों को, उसमें ला के सारे हवालातियों को छोड़ देते हैं और वो तकरीबन 1,500 से 2,000 बंदा या मेरे ख्याल से 1,000 बंदा डेली तरीक़ों पे जाता है। अब उसमें डिफरेंट तरीक़े हैं, ज़िला कचहरी है, सेशन कोर्ट है, सेंट्रल कोर्ट है और बैंकिंग कोर्ट है। इस तरह की ना वो डिफरेंट ज़िले हैं जहाँ पे पेश किया जाता है आपको कोर्ट्स के अंदर। अब वो क्या होता है कि आपकी जो आपने देखा होगा अक्सर औक़ात जाते हुए एक गाड़ी आती है पुलिस वैन, हाँ बिल्कुल, जिसके अंदर प्रिजनर्स आवाज़ें लगा रहे होते हैं, तो हम डर के साइड पे हो जाते हैं, जालियाँ लगी होती हैं, जालियाँ बिल्कुल। लगी होती हैं। हम उसमें जाया करते थे और उस एक गाड़ी की कैपेसिटी जो है वो 30 से 35 लोगों की है। और होते कितने थे? 70 से 72, समटाइम 80 लोग। होता ये था कि समटाइम आपको अंदर किया है तो लोग अंदर जगह नहीं बन रही आने के लिए, तो वो ड्राइवर इतने एक्सपर्ट्स हैं, वो जो पुलिस एहलकार हैं हमारे पुराने जो हैं, वो क्या करते हैं, गाड़ी को सेल्फ मारते हैं, थोड़ी सी गाड़ी आगे चलाई और एकदम ब्रेक लगाई। वो जब ब्रेक स्प्रिंट्स बन लगती जाती है सर, वो सैंडविच बनता है, ऐसे करके सारे आगे चले जाते हैं और पीछे से नए जो लोग हैं वो आके बैठते हैं। उसके बाद आपको ले जाते हैं ज़िला कचहरी। ज़िला कचहरी जाने के बाद वो एक जगह है बख्शी खाना। ओए होए 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 होए! वो क्या मैं आपको बताऊँ अली, अभी भी मैंने ज़िक्र किया तो मेरे गूज़बम्प्स आ गए हैं और मैं ना इस चीज़ पे रोने-धोने पे कायल नहीं हूँ इतना, लेकिन बख्शी खाना शायद वो वाहिद जगह है जहाँ जाके मुझे लगा कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। यार सुबह 7 बजे हमें वहाँ डाल दिया गया, 8 बजे तक हम वहाँ पहुँचे ज़िला कचहरी और शाम को 5 से 6 बजे वापसी के लिए गाड़ी लगी। उस दौरान एक दफ़ा खाना भी आया है। वो अब जिस तरह खाना वहाँ आता है, हमारे कुछ जो दोस्त हैं उन्होंने मतलब वो वकला ने वो दिखाया भी है बख्शी खाना। यार वो जगह बहुत वो गैर इंसानी जगह है। ना वहाँ वॉशरूम्स हैं वॉशरूम्स, लेकिन ये जो नशई दोस्त हमारे हैं, हवालाती कैदी, ये वहाँ जाते हैं, ये वहाँ जाके टूटियाँ तोड़ आते हैं, ये ड्रग्स लेते हैं वहाँ जाके। हर चीज़ के अंदर हर चीज़ आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। कहीं न कहीं 2 नंबरी, कहीं न कहीं लोग गलत चीज़ें करते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं आपके माशरे के अंदर। लेकिन वो जो बख्शी खाना है ना, वो जहन्नुम खाना है, ठीक है? और मुझे समझ नहीं लगती, कोई दोस्त जो अदालों से ताल्लुक़ रखते हों, कोई अफ़सर हमारे, वो हमें गाइड करें कि इसका फ़ायदा क्या है बख्शी खाने ले जाने का। उस डेट पे ना हमें पेश किया जाता था, ठीक है? सारा दिन बख्शी खाने में ले जाके मतलब कुछ दर्जनों लोगों को पेश किया जाता था। दर्जनों से मुराद ये है कि 100 लोग लेने चलें, आप एक सैकड़ा ले लें, 1000 में से 100 बंदों को पेश किया जा रहा है। बाकी तो जो जा रहे हैं वो सिर्फ़ जा रहे हैं और वो एक उनका गवर्नमेंट का नंबर नहीं आया ना? उनका पेट्रोल भी लग रहा है। नहीं, नंबर नहीं आया तो हमें लेके क्यों जा रहे हैं? वो भाईजान एक पूरा गवर्नमेंट का भी खर्चा है, गाड़ी पे लेके जाना। और वो हमारे जो पुलिस वाले दोस्त हैं वहाँ पे, वो लोग भी मतलब उनको गाड़ियाँ-वाड़ियाँ जो मिली हुई हैं, वो क्या करें? वो 30 की बजाय 80 लोग इसलिए लेके जा रहे हैं कि उनके पास स्पेस ही नहीं है। उन्होंने वो जो काउंट है वो तो पूरा करना है और अगर वो पेश नहीं करते तो फिर उनके ऊपर उनकी सरज़निश भी है। सर वो बख्शी खाना नहीं है, वो जहन्नुम खाना है, ठीक है? अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, दोबारा कभी वहाँ जाके एहसास हुआ कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया और अगर उसकी ये सज़ा मिल रही है, एक पढ़ा लिखा इंसान, आप जैसा बंदा, मेरे जैसा बंदा, जो कि ठीक है, ओके हवालात पे भी चला गया, इल्ज़ाम है, केस लड़ लेंगे। वो जो बख्शी खाने वाली अज़ियत है ना, और ये महीने में 2 दफ़ा आप पे आनी ही आनी है। उसके लिए एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिसकी तारीख़ है, जिसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना है, अगर हम थोड़ा-सा चीज़ों को डिजिटलाइज़ कर लें, तो ये चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिसकी डेट बनती है उसको मेरिट पे ले जाएँ। जिसकी डेट नहीं है, जिसका वहाँ पे आपने बताया ना जिसका नंबर ही नहीं आया, उसको ले जाने की ज़रूरत क्या है? अच्छा, जेल के बारे में ना एक और भी कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई आम सा शहरी किसी वजह से जेल में चला गया है, बेशक वो बेगुनाह है, जेल में चला गया और बाद में निकल भी आया, कहा जाता है कि वो जेल से निकलने के बाद भरा गैंगस्टर बन जाता है। मैं तो नहीं बना। और मेरा नहीं जेल में ख्याल। ऐसे हालात होते हैं कि एक आम शहरी को भी वो गैंगस्टर बना देते हैं, जराइम पेशा बना देते हैं। अली ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑब्वियसली कि आप किस स्टार्ट ऑफ लाइफ से आए हो उठ के सोहबत जेल। का असर तो होता होगा ना। सोहबत का असर, जिस तरह मिसाल के तौर पे नशई हैं, ठीक है? उनकी हरदम कोशिश यही होती है, जो मतलब वहाँ पकड़े जाते हैं ड्रग्स लाते हुए, फिर उनको मारे पड़ती हैं, छित्तर पड़ते हैं वहाँ पे। आम इंसान को छित्तर नहीं पड़ते। मतलब मैं वहाँ पे रहा हूँ, मुझे एक दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया। मैंने जेल के रूल्स नहीं तोड़े। पता लग गया था सेकंड डे के ये रूल्स हैं, आपने इसको क्रॉस नहीं करना। गुस्सा आएगा तो आपको अपने केस के ऊपर आएगा,
जिन्होंने केस किया हुआ है, आपको कभी आप दिल में सोचोगे यार अच्छा अल्लाह मियाँ मैं तेरे पे छोड़ता हूँ, ओबियसली इंसान यही कह सकता है ना वहाँ जाके। फिर आप फिर मामला अल्लाह पे छोड़ देते हो। फिर बाकी जहाँ तक आपने बात की क्रिमिनल की, मैं अब जेल से निकला हूँ तो भजन मैं अपने बारे में ये बात कसम उठा के कह सकता हूँ कि मैंने सूरह यासीन जिस दिन पहली दफ़ा जाकर जेल में पढ़ी, क्योंकि जेल में बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि सुबह जब आप नाश्ता कर लेते हैं तो 8 बजे से लेके 10 बजे तक आपका क्लास का टाइम है। उस क्लास का मतलब क्या है कि आपकी चक्कियाँ खुली हुई हैं, लेकिन आपने उस टाइम पे तस्बीह करें, इबादत करें, नवाफ़िल पढ़ें या कुरान पाक पढ़ें। जब हमें पता लग गया ये बैरक है, ये हमारी चक्की है, मैंने सूरह यासीन पढ़नी शुरू की और यकीन करो उस दिन बड़ी शर्मिंदगी हुई। ना तलफ़्फ़ुज़ सही था, ना पढ़ा जा रहा था सही तरीके से। और जब मैंने सूरह यासीन पढ़नी शुरू की तो इट टुक ऑलमोस्ट 58 मिनट्स एंड मे बी एन आवर, ठीक है, सूरह यासीन पढ़ने में। और फिर जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, फिर उसके तर्जुमे के साथ उसको समझना शुरू किया, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्पीड ये है, अल्लाह का बहुत करम है कि मैं 7 से 8 मिनट में सूरह यासीन पढ़ता हूँ। सूरह मुल्क पढ़ता हूँ 4 से 5 मिनट के अंदर। तो ये पहले की रूटीन नहीं थी। आपने कहा ना गैंगस्टर निकलता, तो मैं गैंगस्टर नहीं, मैं तो अल्लाह के बहुत करीब हूँ। मेरी नमाज़ें वहाँ जाके सीधी हुई। मैं मौलाई आदमी हूँ, मैं इन चीज़ों का बड़ा अदब करता हूँ। आले मोहम्मद में बहुत अकीदत है। दुआएँ की, सजदे किए, फिर नमाज़ पढ़ने का तरीका वहाँ पे जाके, गुस्ल करने का तरीका प्रॉपर वहाँ पे आया। आपसे ज़्यादा मैं आपसे तो सवाल नहीं करता, लेकिन कितने लोगों को सही तरह गुस्ल करना नहीं आता, ऐसे ही है। ठीक है? गुस्ल के जो बेसिक रूल्स हैं, वो हमें पता ही नहीं है। किसी ने बताया नहीं ना। किसी ने बताया ही नहीं, हमारी फैमिलीज़ में ये डिस्कस ही नहीं होता। तो मेरा ये काम नहीं है कि मैं इसके बारे में कोई पैगाम दूँ, लेकिन आपके पास कोई अच्छा गेस्ट आए तो आप उससे पूछें ताकि वो तबलीग दे ये कि सीरियसली मैंने वहाँ देखा, हमारी वहाँ पे जब मस्जिद में ट्रेनिंग होती थी ना, तो वहाँ हमें गुस्ल का पढ़ाया भी जाता था, नमाज़ जनाज़ा के बारे में, मतलब जो जेल की अच्छी चीज़ें हैं। ये आज तक मैंने किसी से देखा नहीं किसी ने इसका ज़िक्र किया हो। अच्छा, जेल के अंदर फांसी घाट होता है, वो आपने देखा? यार वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। वहाँ पे जो हम लोगों की जो थी ना कैटेगरी, जो 1 बैरक थी या जो भी था, फांसी घाट वगैरह तक हमारी एक्सेस नहीं हुई, शुक्र और जो अल्हम्दुलिल्लाह। डेथ सेल है, वो देखा? नहीं, वो भी नहीं देखा। वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। सो वो क्योंकि वो सुनने में आया कि वो इतना ज़्यादा वो जिस तरह है ना मोहतात एरिया होता है कि वहाँ पे जो लोग जाते हैं विज़िटर्स वगैरह उनके लिए मसाइल हो सकते हैं। कोई पुराना कैदी गुस्से में आके आपको मार दे या कुछ कर दे। तो वहाँ तक हमारी तो एक्सेस नहीं हुई, अल्लाह ना करे किसी और की भी, मतलब कोई एक्सपीरियंस शेयर करे तो करे। हमारा तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जेल से आप निकल आए, जी। पहली रात जेल से निकलने के बाद जो घर में अपने बीवी बच्चों के साथ थी, वो कैसी थी? अली बस यहाँ पे लास्ट बात है कि आप सही केस में जाएँ या फँस जाएँ। मेरा जो जेल का सबसे बुरा एक्सपीरियंस हुआ, जिस चीज़ का मुझे मेरा बिगेस्ट लॉस ऑफ माय लाइफ़, वो ये था कि जब मैं जेल में था, तो मेरा एक ही भाई है, अल्लाह उसको बेहेश्तों में जगह अता फ़रमाए। वो इस परेशानी में, वो हार्ट पेशेंट भी था, दिल शुगर का मरीज़ भी था। वो इस परेशानी में उसकी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी इतनी लिखी हुई थी, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ फ़रमाए। जब मैं जेल में था, तो एक शाम को मुझे 5 बजे पता लगता है जी मेरी मुलाकात आई है। अब जेल में 3 बजे के बाद मुलाकात का टाइम ख़त्म हो जाता है। 5 बजे मुलाकात आई है, तो वो जो कैदी था ना, जो पैगाम लेके आया, उसने पैगाम दे दिया कि हसीब भाई आपकी रिहाई आई है। सब लोग जानते थे वहाँ मुझे। मैं वहाँ पे सबसे गले मिलने लग गया, खुशी का एक और आलम था। वो आधा घंटा मुझे गले मिलने में लग गया सब कुछ। खैर मैं जब गया हूँ ड्यूरी के अंदर, तो वहाँ मुझे लोग डाँट रहे थे कि इतना लेट क्यों हो गए हो? मैं जब ड्यूरी में गया हूँ, वहाँ पे एक एम्बुलेंस खड़ी थी और उस एम्बुलेंस में अनफॉर्चुनेटली अल्लाह मेरे भाई को बिश्तों में जगह अता फ़रमाए, मैंने अपने भाई की मैयत देखी। वो एक ऐसा लम्हा था कि मैं अब ये जब आपको पॉडकास्ट देने आ रहा था, मैंने तहिया किया था कि किसी बात के ऊपर रोना नहीं है। जो हो गया उसको अल्हम्दुलिल्लाह बर्दाश्त किया है। लेकिन वो मेरा क्योंकि एक ही एक भाई था और वो छोटा भाई था मुझसे बड़ा, लेकिन वो मैंने छोटों की तरह उसकी केयर की हुई थी लाइफ़ में। वो जब मैं अपनी रिहाई के लिए ना अपना सामान साथ लेके आया था, तो जब मैं ड्यूरी के अंदर एंटर हुआ, तो वहाँ पे मैं ज़िक्र करूँगा यहाँ पे काशिफ़ साहब का। जब मैंने अपने भाई की मैयत देखी, तो काशिफ़ साहब पीछे खड़े थे और मैं एकदम गिरने लगा। काशिफ़ साहब ने मुझे वो माशाल्लाह अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने मुझे होल्ड किया और एक भाइयों की तरह जो वो ट्रीटमेंट दे सकते थे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। हालाँकि हम तो हवालाती हैं। उन्होंने गले लगाया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह का ये हुक्म था, बर्दाश्त करो इसको जो भी है। वो एक ऐसा मोमेंट था जब मुझे लगा कि यार ये जिसने भी मेरे साथ ये किया है,
मुझे यहाँ पे जो आया है, उस अल्लाह के बंदे को कोई ये बताए कि मेरा क्या चला गया है और मैं अपने भाई के लिए कुछ कर नहीं सका। उसका वो लास्ट टाइम बहुत मुश्किल था, कोई उसके पास नहीं था। अनफॉर्चुनेटली ही गॉट डिवोर्स्ड इन हिज अर्ली लाइफ। तो वो बच्चों की तरह था मेरे, स्पेशली मैं अपने साथ ना उसके बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। और इस 3-4 महीने के अंदर ना वो काफ़ी टूट भी गया था कि मैं उसकी बड़ी सपोर्ट करता था, सारे मामलात मैं देखता था उसकी ज़िंदगी के, जिस काबिल मैं था। तो बस ये है कि जब आप चले जाते हैं तो फिर और मेरे पास दूसरी ऑप्शन ये थी कि मुझे पेरोल पे बाहर निकाला जाता। बिल्कुल वो ऑप्शन यूज़ नहीं की? उसमें यार ये है कि मेरे 3 बच्चे हैं, वो बहुत छोटे हैं अभी। उनको ना अभी मैं मतलब जेल में भी मैं 3 महीने अपने बच्चों से नहीं मिला। मैंने स्पेशली अपनी वाइफ़ को, इरफाना को मना किया था। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, उसने बहुत एफ़र्ट्स की। बच्चों को पता था कि जेल में हैं आप? बच्चों को पता था कि मैं जेल में हूँ, लेकिन मामा ने ये बताया हुआ था कि बाबा के ऊपर मतलब अभी ना इल्ज़ाम है बेटा। वो आपको पता है हमारी सोसाइटी के अंदर ना जेल को मतलब कैदी में और हवालाती में बड़ा फ़र्क है। तो मेरा क्योंकि अभी केस चल रहा था, उनको तो नहीं पता ना कि केस चल रहा है या क्या हो रहा है, बच्चों की तो ट्रेनिंग ऐसे नहीं होती। तो मेरी बेगम का बस एक ही स्टांस था कि हसीब अगर पेरोल पे बाहर आते हैं ना, तो ज़ाइना, मुज़ैन और ज़ंजबील जब अपने बाप को हथकड़ी लगा हुआ देखेंगे, तो वो कैसे मुआशरे को फ़ेस कर सकेंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारा मुआशरा ऐसा ही है, हम जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसे ही। आप किसी के बारे में किसी को अब्यूज़ कर देते हैं, ठीक है। ये पॉडकास्ट के ऊपर मुझे नहीं पता क्या इसका रिस्पॉन्स आता है, लेकिन पॉजिटिव रहने की मैं रिक्वेस्ट करूँगा। हमारे जो बच्चे हैं ना स्पेशली, अब जो मेरी ज़ाइना है, शी इज़ 13 नाउ, उसको अभी तक मैं उसको हील नहीं कर पा रहा। बाबा आप जेल में क्यों गए थे? बाबा आपको किसने केस किया आप पे? अब वो बच्ची नमाज़ भी पढ़ती है, ठीक है। मासूम है, अल्लाह सब जानता है, अल्लाह सब बच्चों के लिए आसानियाँ करे। वो सम टाइम लोगों को बददुआएँ देती है, जो मेरे मुखालिफिन थे या कुछ भी था। मैं ऐसे कहता हूँ नहीं बेटा, ये आपका काम नहीं है, डोंट बी जजमेंटल। ये मैं जिस चीज़ में गया हूँ, मैं इस चीज़ के ऊपर कन्विंस्ड हुआ हूँ, वापस आके मैंने कोई गलती की थी, लाज़मी नहीं है कि जिस गलती पे मैं पकड़ा गया हूँ वही गलती थी। मेबी मैंने किसी का दिल तोड़ा हो अपनी अर्ली लाइफ़ के अंदर, वो उसकी पकड़ बाद में हुई, ठीक है। कोई चीज़, अब मैं तो जब भी जेल से निकला हूँ, मैं तो अपने अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता आया हूँ। मैं तो अल्लाह से वादे करके आया हूँ कि मैं ज़िंदगी में बहुत पॉज़िटिव रहूँगा अब। मेरे से जो गलती हो चुकी वो हो चुकी। दोबारा ज़िंदगी में अब मैं ये अपने केस की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। जो आपका लाइफ़ का स्पेक्ट्रम है ना, जो आप लाइफ़ से स्टार्ट से लेके एंड तक, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे ओहदे पे फ़ाइज़ रहा हूँ। उस ओहदे पे फ़ाइज़ रहते हुए पता नहीं किसी के साथ किसी आर्टिस्ट की दिल आज़ारी हुई। शायद कभी आफ्ताब साहब की मोहब्बत में किसी को हर्ट कर दिया हो। वो पता नहीं है कि वो किस टाइम पे क्या चीज़ का रिटर्न हुआ है। और ये सारा जो प्रोसेस गुज़रा, तो ख़ैर किस्सा मुख़्तसर, इसमें मैंने जो सबसे बड़ी बात है, मैं वापस आता हूँ, हसन को मैंने खोया। अल्लाह उसको आपका भेजता भाई? मुझे, मेरा भाई, सगा भाई, एक ही भाई था। जेल में जब कॉल पर बात करते थे, उससे कोई बात होती थी? हाँ, उससे मतलब 2 मुलाकातें भी हुई थी उससे। और मोस्टली तो इरफ़ाना ही आती थी। बाकी बस जब आप जेल जाते हो फिर आपका कोई साथी नहीं होता, ठीक है। मेरा सारे ताल्लुकात, सारे दोस्त, यार, अहबाब, वो ऑब्वियसली लोगों के पास ज़िंदगी में इतना टाइम ही नहीं होता। जेल में कोई दोस्त बना और रिहाई के बाद, ज़मानत पे निकलने के बाद किसी हाँ, से मिलने गए? मैं मिलने गया हूँ, बिल्कुल मिलने गया हूँ। एक तो हमारे गुजरात के दोस्त थे, ज़फ़र इकबाल साहब, वो उन्होंने बड़ा पैम्पर किया बच्चों की तरह मुझे। वो ज़रा थोड़े से मुझसे एज में 4-5 साल बड़े थे, तो उन्होंने वहाँ पे एक बड़े भाई होने का फ़र्ज़ नहीं। फिर लोग ऐसे ही करते हैं कि आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, एक-दूसरे के साथ ताल्लुक बन जाता है। अच्छा, वैसे जो आपका ताल्लुक है मीडिया से, आफ्ताब साहब का शो आपने प्रोड्यूस किया, वो भी 19 साल हो गए हैं करते हुए। तो कोई आर्टिस्ट कम्युनिटी से मिलने आया, आफ्ताब साहब ने कॉल की हो आपसे, कोई राब्ता हुआ हो जेल में? नहीं, वो नहीं कर सके राब्ता। बेगम के साथ उनका राब्ता था, पूछते रहते थे हालात मामलात। और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला उनको आसानियाँ करे उनके लिए। और बाकी दोस्त सिजाद जानी, बस वो भजन जो है ना, वो नंबर टाँगे हैं। और अच्छा, वो वो आए मिलने? यार वो बस मिलने नहीं आया, उसके अलावा उसने ना कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। और उसने मुझे हैरान ही कर दिया कि उसके साथ मेरा ताल्लुक भी इतना नहीं था। हाँ, आपने डायरेक्टली काम नहीं किया वो साथ? नहीं, नहीं, वो उनके पास ना 1.5-2 साल पहले उनकी लाइफ में ना एक डी-ट्रैक हो गए वो। कोई प्रॉब्लम्स आईं पर्सनल नोयत की। मैं बस फ़ोन किया है, उनके आफ्ताब साहब के साथ उनके मतलब थी रेफ़रेंस से मेरी बात हुई। तो मैंने उनको फ़ोन पे कहा, मैं कहा मैं आ रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फैसलाबाद आ रहे हैं। मैं फैसलाबाद चला गया।
अब मैं वहाँ पे शो करने गया हूँ और वहाँ पे पता नहीं उनके साथ क्या रफ़ाकत हुई है, क्या दोस्ती हुई है। मैं 9 दिन लाहौर ही नहीं आया, उनके पास रह रहा हूँ। टी टाइम में भी बैठा और मतलब ये 9 दिन का सारा ताल्लुक था। वो मैंने उसको हील किया, पैम्पर किया जितना कर सकता था, उसको उस मुश्किल फ़ेज़ से निकाला लाइफ़ के। अल्लाह ने हेल्प किया, अल्लाह इज़ वेरी काइंड। उसके बाद बस ये ताल्लुक था जी। और जब उसको पता लगा कि हसीब अरेस्ट हो गया है, उस दिन से लेके आज तक अगर मैं किसी किरदार का नाम ऊँची ले सकता हूँ, बबांग दोहल, उसने यानी कि कोई कसर नहीं छोड़ी। जो वो कर सकता था, ताल्लुकात जितने वो लड़ा सकता था, बहुत एफ़र्ट्स की उसने, बहुत एफ़र्ट्स की और फिर उसने एक भाई बन के ताल्लुक निभाया। अल्लाह उसको उसकी सज़ा दे और अल्लाह उसके साथ जो लोग अटैच्ड हैं, उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। लोगों के साथ लॉयल रहा करें यार, दोस्तों आपस में लॉयल रहा करो। अच्छा, मैंने भी आपको काम करते हुए देखा है। कुछ शोज़ थे जिसमें मैं साथ भी था। हुँ। जिस सेट पे आप काम कर रहे थे वहीं पे मैं काम कर रहा था। जी, जी, तो जी। आपकी तो जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है उससे बड़ी दोस्तियाँ हैं, बड़ा मज़ाक है। जी, 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 जी। भाइयों की तरह है। ऐसे ही है। वो एक्चुअली अली भाई ये हुआ कि कई लोगों को पता ही नहीं लगा। जब मुझे पता है जो डायरेक्टली इतना कांटेक्ट में नहीं है, तो वो तो आपके दोस्त थे, भाई अच्छा, थे। अब वो हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी जो है ना, थोड़ी-सी वो डिफरेंट। अच्छा, अब इनके साथ ना रफ़ाकतें बहुत ज़्यादा हैं। राब्ता नहीं रहा। मतलब मैं मिसाल के तौर पे बड़े-बड़े नाम जितने भी हैं एक्स, वाई, ज़ेड, मैं किसी को जब आप पर मुश्किल आई, सबसे पहले किस-किस को कॉल की और किसने कैसे रिस्पॉन्ड किया? किसी ने हेल्प करने की कोशिश की? यार आधे लोगों ने तो फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है। मैं तो ख़ैर अंदर था, जेल में था, तो मैंने वाइफ़ को नंबर दिए थे और कोशिश की सब मतलब जहाँ-जहाँ मतलब वो यही था ना कि कोई जाके कह दे फ़लाँ बंदे से कि फ़लाँ दोस्त से कह दे कि यार चलो आपस में सुलह कर लो, राज़ीनामा हो जाए या फ़लाँ, फ़लाँ, फ़लाँ। तो कइयों ने एफ़र्ट की भी है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम उसके बाद फिर मैं जब बाहर आया हूँ, तो मैं सबसे मिला हूँ, मैंने किसी से ज़िक्र भी नहीं किया कि ऐसा वो वक़्त गुज़रा था, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अल्लाह ने ना मेरा इतना साथ निभाया है, पता नहीं उसको मेरी क्या अदा पसंद आ गई थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सारी मुश्किल झेलने के बाद भी मुझे लगता है कि मैंने वो मुश्किलें नहीं झेली, जो लोग झेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इसमें लास्ट एक सवाल करूँगा, जैसे कि सजाद जानी का आपने ज़िक्र किया। जी, जी। आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो इतना कर जाएँगे जितना उन्होंने कर दिया। हाँ जी। फिर भी किसी से एक्सपेक्टेशन होती है, लाइक अगर अल्लाह ना करे मेरे पे कोई ऐसी मुश्किल अल्लाह है, रहम कुछ करे, भी अल्लाह हो, रहम करे, तो बिल्कुल। मुझे पता है कि यार ये मेरे 1-2 दोस्त हैं जो मेरे साथ खड़े होंगे, मुझे पता है और माज़ी में खड़े रहे हैं। खड़े रहें, तो बिल्कुल। आपके साथ कोई ऐसे दोस्त जिन्होंने साथ दिया अच्छा, या दगा उसमें कर ना दिया? मैं ज़िम्मेदार थोड़ा-सा खुद भी हूँ। मैं जो पॉडकास्ट करता था ना डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर उमर के साथ। अब डॉक्टर साहब ना एक तलवार बेनयाम है, ठीक है? वो कहीं रुकते नहीं हैं, कहीं थमते नहीं हैं। उनको एडिट करना पड़ता था बहुत ज़्यादा और सम टाइम वो एडिट करते थे तो उनको इतना होता था कि यार इसको ऐसे ही जाने देना। वो प्रोग्राम में भी कह दिया करते थे कि इन्हू कट्टी ना खुदा दा वास्ते इन्हू कट्टन ना बह जी, सी बंदी ब्यूटी मर जानी वे पैड़िया ना करी वे हजूरे वाला ना करो ना करो। तो मैं कहा ओके डॉक्टर साहब ठीक है। अब उसपे ना ये फनकार बरादरी है ना, उनके काम को लेके डिस्कशंस हुई, ठीक है? फिर डॉक्टर साहब ने एक जगह पे इल्ज़ाम लगाया मेरे पे कि मुझे फँसवाने वाला आपका प्रोड्यूसर था। आफ्ताब इकबाल से गिला कर रहे थे और वो सीधा मेरे उस पे आ गए कि जी मुझे फँसाने वाला हसीब, मतलब नाम नहीं लिया उन्होंने, आपके प्रोग्राम का प्रोड्यूसर था। अब डॉक्टर साहब सबको दुनिया को पता है, मेरे ख़्याल से कोई अन्ना ही होगा जिसको नहीं पता होगा कि आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम का प्रोड्यूसर मैं नहीं हूँ, ठीक है? जितने लोग इस पॉलिटिकल सटायर को जानते हैं, मीडिया को जानते हैं, सबको पता है मैं ही हूँ। अब वो नईम हनीफ भाई के पास बैठ के वो शोज़ करते थे ट्रांसमिशन उस टाइम पे। नईम भाई को तो नहीं पता होगा सारे मामलात का। वो एक इल्ज़ाम जब मेरे पे लगा ना, उसमें इस सारे पॉडकास्ट के दौरान ना मेरे लोगों से ताल्लुकात ख़राब हो गए। फिर मैं भी उस टाइम क्योंकि शायद वक़्त का ऐसा टाइम था मेरे ऊपर, अल्लाह का करम भी था या आज़माइश थी, अल्लाह जानता है बेहतर। मैं ना वो जो फ़्लो था ना मेरे अंदर, वो बिल्कुल ऐसे जा रहा था जैसे मुझे मतलब आई वाज़ फ्लाइंग। जिस तरह 1-2 कंट्रोवर्सी हुई तो नसीम विक्की भाई का मुझे कॉल आ गया। अच्छा, नसीम विक्की भाई का ज़र्फ़ क्या है? नसीम विक्की भाई के बारे में मैं ये बात करूँगा, उनको ये बात बुरी लगती है ना, वो फ़ोन करते थे और ये एक ताल्लुक के अंदर होना चाहिए कि आपको पता लगा ना कि फ़लाँ गिला कर दिया। हाँ, कि मुझे पता लगेगा कि यार अली ने मेरी पॉडकास्ट में से अगर खुदा ना ख़ास्ता ये चीज़ को नेगेटिव दिखाया है, मैं आपको कॉल करूँगा कि मेरा ताल्लुक ऐसा है कि अली भाई मैंने तो एक्सक्लूसिवली पॉडकास्ट ही आपको दी थी। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? एक्स, वाई, ज़ेड। अब वो नसीम विक्की भाई को 1-2 बातों के ऊपर गुस्सा था, उन्होंने मुझे कॉल की। मैं उल्टे पाँव दौड़ के मैंने जाके माज़रत की। मैंने कहा सर मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, अब हुआ क्या कि मैं और नसीम विक्की भाई हमारा घर वाला ताल्लुक है। अल्लाह ज़िंदगी दे हमारी बहन चाँदनी भाभी को।
ठीक है, वो समझाने वाली हैं, उन्होंने डाँटा मुझे, मतलब मेरी बाकायदा सर्जनिश हुई, आई एक्सेप्टेड कि मुझसे गलती हुई है। वो एक फ़िक्रा ऐसा बोल के डॉक्टर साहब कि गड्डियाँ तो लैंदे ने ते, ठीक है ना? अब वो ये हुआ कि दीगर दोस्त उसका ज़्यादा माइंड कर गए, ठीक है? अब वो डॉक्टर साहब कहते थे कि जी मैंने आफ्ताब इकबाल की हिमायत में इतने शोज़ किए, आज तक डॉक्टर साहब, मैं आज फर्स्ट टाइम इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। आफ्ताब साहब ने कभी भी मुझे, बाखुदा मैं हलफ लेने को तैयार हूँ, उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मेरा मेरा शो में ज़िक्र करना, इस टॉपिक के ऊपर बात करना। हाँ, 1-2 दोस्तें थीं जिनके साथ बात करते हुए आफ्ताब साहब से ज़िक्र हुआ तो उन्होंने कहा तू इन्हां ते गल कर ली, तुम मुझसे सवाल पूछ लेना जब तुम मेरी पॉडकास्ट करोगे ना। दैट्स इट। आफ्ताब साहब का थंबनेल मैंने आफ्ताब फरोशी तो मैं करने का एक्सपर्ट था। ऐसी है मेरी यूएसपी व्यूज आफ्ताब लेने के इकबाल लिए थे। बिल्कुल। हाँ, मतलब मुझे जानते ही लोग उनके रेफरेंस से थे ना। वो टाइम उनका ही वाज द किंग इन पाकिस्तान। आज तक उस ब्रांड को कोई तोड़ नहीं सका। वो ब्रांड अपनी गलतियों की वजह से दूर है, जो भी है ये मुझे नहीं पता। ठीक है? इस पॉलिटिकल सटायर में कोई उनको रिप्लेस नहीं कर सका। दीगर दोस्त भी मानते हैं ये बात। तो डॉक्टर साहब का ये शिकवा करना कि आफ्ताब इकबाल मेरे हक में नहीं बोला, भाई वो तो खुद इतने मसाइल में है। वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो वो आपके लिए क्या कुछ करेंगे? मैंने उनसे आज तक रिक्वेस्ट नहीं की कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया शो में? ये मुझे जेल हुई फलाना ढिमकाना नहीं, मतलब भाई क्यों? वो क्यों करें? शायद उनका करना आपके लिए अच्छा ही ना होता। ठीक है? आपकी फ़ेवर में ये बात ना जाती तो वो थोड़ा-सा ना लोगों को, ख़ैर बात जो हुई ना, मेरा लोगों से ताल्लुक का ख़राब हो गया। आगा माजिद हैं, हनी अलबेला है, ठीक है? ये दीगर दोस्त जितने भी हैं, मैं समझता हूँ कि ये लोग, मैं इनका एहसानमंद ना हूँ तो मैं शायद अजीबो-गरीब सा इंसान निकलूँगा। मेरा यूट्यूब का चैनल आज भी देखें, कैसर पिया, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, कैसर पिया भाई को, जब ये मुज़ाकरात छोड़ा तो मैंने यही फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे इंटरव्यू चाहिए। अच्छा यार रसीब भैया, आप ना, वो चाँद रात थी, तो उन्होंने कहा आ जाओ मेरे घर। घर चला गया मैं। अब मेरा सबसे ज़्यादा आज तक का यूट्यूब का जो हाईएस्ट चंक है, व्यूड चंक, वो आज भी कैसर पिया का इंटरव्यू है। उसका वो जो मुज़ाकरात क्यों छोड़ा वाला चंक है 10 मिनट का, वो मेरे ख़्याल से 8.5 लाख क्रॉस कर गया हुआ है। अच्छा, ये यही होता है। लाइक मैंने अब अपना एक चैनल छोड़ के, न्यूज़ चैनल था, छोड़ के अपना स्टार्ट किया, तो मुझे भी मेरे दोस्तों ने बड़ा सपोर्ट किया। मैंने जिससे कहा, मुझे था कि शायद यार मेरा अलग सेटअप है, पर्सनल सेटअप है, शायद लोग ना आए, लेकिन बड़ा सपोर्ट करते हैं। वो मैंने सपोर्ट देखा करते आपने जब स्टार्ट किया, आपको तो मशवरा भी नासिर हैं। चिन्योटी मुझे साहब ने शायद नासिर दिया चिन्योटी था। भाई ने मशवरा दिया था जी, बिल्कुल। मैं जॉब के लिए गया था। मैं कहा नासिर भाई कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं यार, इकट्ठे काम शुरू करिए। उन्होंने मैंने क्या यार, तू इंटरव्यू इतना अच्छा कर सकना, तू इंटरव्यू क्यों नहीं करता? चल तू इंटरव्यू शुरू कर दे, पहला इंटरव्यू मेरा लै। मैं आफ्ताब इकबाल साहब ਨੂੰ आज जवाब देंगा तेरे प्लेटफॉर्म ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਆਪਾਂ ज़रा मज़ा लवांगे। अब नासिर चिन्योटी भाई को अल्लाह ज़िंदगी दे, मेरा पहला $1000 भाई वहाँ से आया था, नासिर चिन्योटी के इंटरव्यू से, ठीक है? और उनकी वाइफ, उनका भाई, दे आर ऑल लाइक अ फैमिली टू ऐसे मी, ही ऐसे ही ठीक है। है? मेरी 2-3 सबसे मुलाकातें रही हैं, जिनके भी आपने नाम लिए हैं, सब बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, अब इनके साथ मेरा क्या हुआ कि ये तो मैंने माफ़ी माँग ली, ठीक है? और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज आपके प्लेटफ़ॉर्म से एंडिंग नोट मेरा ये है कि मैं गुज़ारिश करना चाहता हूँ दोस्तों से, कुछ आर्टिस्टों को ना हमारी व्यूअर्स ने माफ़ नहीं किया, जो आफ्ताब इकबाल मंच में थे ना, जैसा एक असद कैफ़ी है, एक हनी अलबेला है। इनको आफ्ताब साहब को छोड़ने की सज़ा आज तक अवाम दे रही है, ठीक है? इनके बारे में बैशिंग की जाती है। अच्छा, आफ़ताब साहब ने इनको माफ़ कर दिया है? या हाँ, उनका तो हाँ। कोई मसला नहीं होगा? नहीं, उनका इसलिए भी मसला नहीं है, वो कहते ठीक है यार, मुझे सूट कर गया कि हनी अलबेला मुझे छोड़ गया। वरना उसको कहते मैं 35 लाख रुपए कहाँ से बिल्कुल देता हनी अफ़ोर्ड अलबेला ना कर को? सकते। 35 लाख उस टाइम हनी भाई तनख्वाह ले रहे थे दुबई के अंदर, ठीक है? तो आज हनी भाई अगर यूके जाते तो शायद और महँगे हो जाते, ठीक है? असद कैफ़ी का मामला ये था कि असद कैफ़ी की फैमिली इश्यूज़ कुछ थे, उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी आफ्ताब भाई के उनके दरमियान, असद कैफ़ी के दरमियान, कि वो थोड़ा-सा कैफ़ी माइंड कर गया एक चीज़ का। होता है ना, बड़े भाई से भी आपकी नाराज़गी हो जाती है। तो ठीक है, वो नाराज़गी थी। मैं ऑडियंस से कहूँगा प्लीज़ थोड़ा-सा हाथ हौला रख के ना अब इन लोगों को माफ़ी देनी शुरू करें। इनके आगे करियर्स हैं और कैफ़ी बहुत अच्छा फ़नकार है। मैं कोशिश करूँगा कि कैफ़ी को मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लाऊँ, उसके साथ मैं काम शुरू करूँगा। कैफ़ी को इस टाइम काम की ज़रूरत है और वो बहुत कॉम्पिटेंट आर्टिस्ट है। उसने बड़े लोगों का करियर आफ्ताब साहब के शो में बनाया भी है। जिस तरह एक उसमें एक वसीम पुन्नू आर्टिस्ट है, आफ्ताब साहब उसको रखने को तैयार नहीं थे। असद कैफ़ी ने बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट की थी कि पुन्नू तू ये किया कर, पुन्नू तू यूँ किया कर। वो जो कंटिन्यूटीज़ हैं शोज़ के अंदर, कैफ़ी कॉमेडी समझता है, ठीक है? आफ्ताब साहब के मिज़ाज को समझता है। मेरे बाद अगर कोई बंदा था वहाँ पे तो वो असद कैफ़ी था, अच्छा। जो इस टीम को साथ कम्युनिकेशन करता था या सब कुछ करता था। तो बस ये जो है ना माफ़ी-तराफ़ी का प्रोग्राम, मैंने कहा आपका प्रोग्राम चल रहा है जहाँ इतनी बातें की हैं सख्त-सख्त, वहाँ एंड पे कुछ गुज़ारिशात भी करते जाएँ।
दोस्तों आज के पॉडकास्ट में आप सबके लिए एक मैसेज है कि अनजाने में भी ऐसा कोई काम ना करें जिसकी सज़ा आपको ये फेस करनी पड़े। और अगर आपको आज के पॉडकास्ट में मेरी और हसीब भाई की केमिस्ट्री अच्छी लगी, हमारी जोड़ी आपको अच्छी लगी, तो अगला पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।